एक ऐसा शांत और खूबसूरत आइलैंड जिसके सीने में सदियों पुराने खौफनाक राज और एक कड़वा श्राप दफन है। एक अंधेरी रात जब अचानक एक भूकंप और समंदर से उठती रहस्यमय घनी धुंध पूरे आइलैंड को अपनी आगोश में ले लेती है। ये कोई आम धुंध नहीं, बल्कि अपने साथ इंसानों की आंखें सफेद कर देने वाली एक ऐसी अनदेखी ताकत लाई है जो यहाँ के लोगों को अपना शिकार बना रही है। गायब होते लोग, ठप पड़े नेटवर्क और शहर के बीच बनी एक रहस्यमय टॉर्चर सुरंग के बीच इस आइलैंड के लोग एक ऐसी जेल में कैद हो चुके हैं जहां मौत धीरे धीरे उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आखिर क्या चल रहा है इस आइलैंड में, यही देखेंगे आज की कहानी में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में एप्पल टीवी पे रिलीज हुई विडोज बे सीरीज को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है। हम एक बूढ़े आदमी शेप को उसकी नाव में देखते हैं। वो रेडियो पर किसी से बात कर रहा था और अपनी पत्नी की शिकायत कर रहा था। दूसरी तरफ लॉनी नाम का आदमी उसकी बातें सुन रहा था। वो मजाक में कहता है, मुझे तो लगता है तुम्हारी पत्नी तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है। तभी लॉनी अपने मॉनिटर में कुछ देखता है और पूछता है, आखिर तुम किसके तरफ जा रहे हो? मुझे सामने कुछ अजीब दिख रहा है। उसी समय शेप देखता है कि उसका रेडियो अचानक बंद हो गया। फिर बिजली भी चली जाती है। वो नाव से बाहर अंधेरे में देखता है जहाँ पक्षियों का एक बड़ा झुंड उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आने वाली मुसीबत का इशारा दे रहे हों। माहौल से साफ लग रहा था कि शेप के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद कहानी एक दूर के आइलैंड पर पहुंचती है। इस जगह का नाम है विडोज बे। वहाँ गाड़ी के अंदर कुछ टीनेज लड़के नशा कर रहे थे। उनमें इवान नाम का एक लड़का भी था। तभी उनकी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी बंद हो जाता है। बाहर सड़क की लाइटें भी बुझ जाती हैं। अचानक भूकंप जैसा झटका महसूस होता है और पूरी जमीन हिलने लगती है। उधर मे और टॉम घबराकर नींद से उठ जाता है और वो अपने बेटे इवान के कमरे में जाता है, लेकिन उसका बेटा तो ऑब्वियसली वहाँ नहीं था। ऊपर से बिजली भी जा चुकी थी। अगली सुबह टॉम टाउन हॉल पहुंचता है। वहां उसे बताया जाता है कि अभी तक बिजली वापस नहीं आई। वो देखता है कि ऑफिस में कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा। वो रोजमेरी नाम की औरत से कहता है, फौरन मिच को बुलाओ, मुझे उससे पावर आउटेज के बारे में बात करनी है। इसके बाद वो तुरंत वेन को फोन करता है जिसका एक रेस्टोरेंट था। वेन अपनी दुकान खोले बैठा था, लेकिन उसके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में बिजली थी ही नहीं। टॉम उसे समझाता है कि प्लीज अपना रेस्टोरेंट बंद मत करना, बिजली जल्दी आ जाएगी, अपने दुकान को खुला रखो। वो बताता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्टर आ रहा है और उसी के रेस्टोरेंट में खाना खाने वाला है। फिर वो कहता है किसी भी परेशानी को उस रिपोर्टर से बस दूर ही रखना। थोड़ी देर के बाद उसकी असिस्टेंट पैट्रिशिया उसके ऑफिस में आती है और एक एक करके कई समस्याएं गिनाने लगती हैं, जिनमें सुबह आया भूकंप भी शामिल था। लेकिन टॉम उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज आज के दिन ये सब बातें मत करो। फिर रूथ उसे दिन भर के अपॉइंटमेंट बताने लगती है और कहती है कि शेरिफ का फोन आया था। ये सुनते ही टॉम तुरंत शेरिफ को फोन करता है। शेरिफ बताता है कि शेप गायब हो गया है। वो ये भी बताता है कि उसके नाव के आसपास एक अजीब सी धुंध दिखाई दी थी। उसके मुताबिक शायद उसी धुंध की वजह से बंदरगाह को बंद करना पड़ सकता है। लेकिन टॉम जवाब देता है, प्लीज आज के दिन नहीं। तभी उसकी नजर बाहर एक नाव पर पड़ती है और वो तुरंत भागता है। वहां से पता चलता है कि बाहर से आया रिपोर्टर पहुंच चुका है और उसे हिस्टोरिकल सोसाइटी भेज दिया गया है। टॉम तुरंत वहां पहुंचता है और रिपोर्टर आर्थर से मिलता है। आर्थर बताता है कि जेरी उसे विडोज बे के इतिहास के बारे में बता रही थी। वो बता रही थी कि लगभग 400 लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस जगह पर पहली बार बस्ती बसाई थी। इसी तरह इस आइलैंड की शुरुआत हुई। उस समय के पहले मेयर का नाम था रिचर्ड। फिर जेरी कहती है कि मैं तो आर्थर को उन चुड़ैलों के बारे में बताना चाहती थी जिनको गाँव वालों ने जलाकर मार दिया था। ये सुनकर टॉम घबरा जाता और उसे बोलता, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। आर्थर बताता है कि उसने सुना है कि इस जगह पर हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता रहता है, लेकिन टॉम कहता है इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये तो सिर्फ कहानियां हैं। आर्थर बताता है कि उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। इस पर टॉम कहता है, यहाँ अक्सर ऐसा होता है, लेकिन लैंडलाइन फर्स्ट क्लास काम करती है। फिर टॉम उसे कहता है वो आराम से पूरा आइलैंड घूमे, खासकर लाइट हाउस जरूर देखे, और शाम 7 बजे सॉल्टी वेल रेस्टोरेंट में डिनर पर मिलने को बोलता है। इसके बाद टॉम अपने ऑफिस लौटता है और एक मीटिंग शुरू करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि बूढ़ी रूथ सुबह 11 बजे ही घर चली गई। मीटिंग में टॉम सबको बताता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी उनके आइलैंड पर आया है, इसलिए वो चाहता है कि उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वो कहता है सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि लोग इस खूबसूरत आइलैंड पर मन की शांति पाने आते हैं। तभी वहाँ पर विक नाम का आदमी आता है। वो गुस्से में कहता है, यही बात जाकर शेफ से कहो, अब बहुत हो चुका, हमें अब सब कुछ बंद कर देना चाहिए। अब सभी लोग शेफ के बारे में पूछने लगते हैं। विक कहता है उसे धुंध ले गई। हमेशा की तरह टॉम बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन विक लोगों को चेतावनी
चेतावनी देता है। वो कहता है कि बंदरगाह बंद करो और लोगों को सावधान कर दो। उसके मुताबिक लोगों को अब इस खतरे को गंभीरता से लेना पड़ेगा। लेकिन टॉम उसे डांटते हुए कहता है, बकवास मत करो, हमारे पास पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ अच्छे रास्ते नहीं है, वाईफाई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर भी विक अपनी बात दोहराता रहता है। वो कहता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि यह आइलैंड श्रापित है। टॉम उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। इस पर विक कहता है, सायरन बजाओ, अगर तुम नहीं बजाओगे तो मैं बजाऊंगा। तभी शेरिफ के ऑफिस से फोन आता है। टॉम सबको सुनाते हुए कहता है, देखा, शेप मिल गया। लेकिन जब वो ऑफिस में जाता है तब असली बात पता चलती है, शेप अभी भी लापता है। यहाँ तक कि शेरिफ को भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि फिलहाल वो शेप की तलाश से ज्यादा उन लड़कों को पकड़ना चाहता है जो पूरी रात शरारतें करते रहते हैं। शाम होते ही टॉम अपने घर पहुंचता है। वहाँ वो अपने बेटे इवान को गांजा पीते हुए देख लेता है। ये देखकर टॉम बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। वो अपने बेटे को डांटते हुए कहता है कि वो पूरी रात बाहर नहीं रह सकता। अपने बेटे की ये बेफिक्र और जिंदा दिल आदतें देखकर टॉम को अपनी पत्नी की याद आ जाती है। वो बताता है कि उनकी शादी कैसे हुई थी और शादी से पहले ही उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी। आखिर में वो अपने बेटे से सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं तो बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ। लेकिन इवान जवाब देता है कि मैं ये सब नॉर्मल समय में क्यों नहीं कर सकता। फिर वो गुस्से में कहता है, ये जगह तो किसी जेल जैसी है, यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर इवान वहाँ से चला जाता है और तभी पूरे शहर में अचानक सायरन बजने लगता है। टॉम गुस्से में ये सुनते ही तुरंत वहाँ पहुँचता है और विक पर चिल्लाने लगता है, सायरन बंद करो, मुझे बस कुछ और घंटों का समय दे दो। लेकिन विक भी चिल्लाते हुए कहता है, मैं ये नहीं करने वाला, तुमने शेप के बारे में झूठ बोला और अब वो धुंध हमारी तरफ आ रही है। अब लोग भी तेज सायरन बजने की शिकायत करने लगे थे, इसलिए सायरन को बंद करना पड़ता है। टॉम और पेट्रिशा को बताता है कि उसे इस आइलैंड के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है उसकी शुरुआत भूकंप से ही होती है। उसके बाद एक अनहोनी होने लगती है। वो पुरानी रिकॉर्ड दिखाता है। 1846 में एक ऐसी धुंध आई थी जो लोगों को मार देती थी। पहले स्टेज में लोगों की आंखें सफेद हो जाती है और दूसरे स्टेज में उनकी समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर वो 1873 का रिकॉर्ड दिखाता है। SS मैरी नाम का एक जहाज और उसका पूरा क्रू पिछले 62 सालों से लापता था। विक को लगता है उसी जहाज के लोगों की आत्माएं इस आइलैंड पर भटकती हैं। ये सुनकर टॉम गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्टर हमारे आइलैंड पर आया हुआ है, अगर उसे ये सब पता चल गया तो वो हमारे बारे में अपने आर्टिकल में क्या लिखेगा? ये जगह धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम चाहते हैं कि बाहर से लोग यहाँ घूमने आएं और ये जगह डेवलप हो। लेकिन विक को इन बातों में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। टॉम उसे पूछता है, अगर तुम गलत निकले तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? तुम्हारी वजह से ये छोटा सा शहर बर्बाद हो जाएगा। इस पर विक पलट कर कहता है, और अगर मैं सही निकला तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जैसे विक वहां से जाने लगता है, अचानक एक आदमी वहां कर गिर पड़ता है। वो कोई और नहीं बल्कि शेप था। डॉक्टर बताते हैं फिलहाल उसकी हालत ठीक है, बाकी सुबह होश आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी सिचुएशन क्या है। टॉम उससे मिलने जाता है। शेप अभी भी बेहोश था। तभी टॉम उसकी लैब रिपोर्ट देखता है। लैब रिपोर्ट में उसकी उम्र सिर्फ 37 साल लिखी थी, जबकि वो 37 साल का बिल्कुल लगता तो नहीं था। रिपोर्ट में उसका अल्कोहल लेवल भी 0 दिखाया गया था, जबकि वो तो पियक्कड़ था। तभी शेप को होश आने लगता है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जैसी ही आंखें खोलता है उसकी आंखें पूरी तरह सफेद नजर आती है। अगले ही पल वो टॉम का गला दबाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया हो। फिर अचानक वो शांत पड़ जाता है। टॉम बुरी तरह घबरा जाता है। डॉक्टर दौड़कर आते हैं और जांच करते हैं, लेकिन उन्हें तो अब कोई पल्स भी नहीं मिलती। वो तुरंत उसे CPR देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद टॉम अपने ऑफिस में आकर मौसम की रिपोर्ट देखता है। वहाँ धुंध की चेतावनी दिखाई दे रही थी। तभी डॉक्टर का फोन आता है। वो बताता है कि पोस्टमार्टम अब अगले दिन सुबह ही हो पाएगा। टॉम कहता है, जब मैंने उसे देखा था तभी मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? डॉक्टर पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? उसी समय पेट्रिशिया उसे याद दिलाती है कि उसे डिनर के लिए जाना था। जैसा तय हुआ था, शाम 7 बजे टॉम और आर्थर डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। अब शुक्र है कि आर्थर को यह जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है। ये सुनकर टॉम बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपने शहर के बारे में ऐसी बातें सुनना चाहता था। उधर उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाली कैथी धुंध देखने के लिए बाहर चली जाती है। खाना खाते समय आर्थर कई अजीब बातें बताने लगता है। वो कहता है उसने सुना जो भी इस आइलैंड पर पैदा होता है वो इसे छोड़कर कभी जा नहीं सकता। कई लोगों ने मेनलैंड जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें स्ट्रोक आ गया
दिया। टॉम इस बात को पूरी तरह झुठला नहीं पाता। वो कहता है, लेकिन मैं तो आता जाता रहता हूँ। आर्थर पूछता है, लेकिन क्या तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ था? टॉम जवाब देता है, नहीं, लेकिन मेरे बेटे का जन्म यहीं हुआ। फिर भी वो थोड़ा हकलाते हुए कहता है, और वो मेनलैंड जा चुका है। आर्थर हंसते हुए कहता है, खैर छोड़ो, मुझे तो इन बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन कहानी काफी दिलचस्प है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी लगते हैं। तभी टॉम की नजर बाहर फैलती हुई धुंध पर जाती है। विक की बातें उसके दिमाग में वैसे ही घूम रही थी और इसीलिए उसे अपने बेटे की चिंता होने लगती है और वो उसे फोन मिलाता है। उसी समय बिजली फिर से चली जाती है। टॉम सभी लोगों से कहता है कुछ देर तक यहीं बैठे रहें। कुछ लोग बाहर जाकर पावर ग्रिड चेक करने की बात करते हैं, लेकिन टॉम उन्हें भी रोक देता है। वो कहता है, बस थोड़ी देर की तो बात है, बिजली वापस आ जाएगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो किसी को भी बाहर जाने नहीं देता और ना ही दरवाजा खोलने देता है। वो जोर से चिल्लाता है, बाहर उस धुंध में कुछ तो है, लेकिन तभी बिजली वापस आ जाती है। लोग आराम से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि धुंध तो अब धीरे धीरे छंट रहा है। कुछ समय में लगभग सभी लोग रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक वेन टॉम को अकेला बैठा देखकर उसे चाबी देता है और कहता है, जाते समय रेस्टोरेंट बंद कर देना। अचानक कैथी अंदर आती है और टॉम को उसका चेक थमा देती है। टॉम हैरान होकर बोलता है, लेकिन मैंने तो ये सब ऑर्डर किया ही नहीं। अगले सीन में शहर के नीचे बनी एक सुरंग दिखाई जाती है। सुरंग के अंदर एक अजीब और अंधेरा कमरा था। वहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को यहाँ बैठाकर टॉर्चर किया जाता हो। कमरे के सामने एक रहस्यमय दरवाजा भी था। अब इसके कुछ दिन बाद विडोज बे शहर का रिव्यू छप जाता है। आर्थर ने शहर के बारे में काफी कुछ पॉजिटिव लिखा था। ये देखकर पैट्रिशिया काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन वो देखती है कि उसका लिखा हुआ पोएम नहीं था। इससे वो थोड़ी नाराज हो जाती है। टॉम उसे कहता है, जाने दो, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती हैं। फिर वो एक्साइटमेंट में कहता है, मुझे दोबारा पढ़कर सुनाओ। पैट्रिशिया खुश होकर फिर से आर्टिकल पढ़ने लगती है। दोनों काफी खुश हैं क्योंकि पॉजिटिव आर्टिकल लिखने की वजह से उनके शहर में टूरिज्म बढ़ेगा। उन्हें उम्मीद है कि उनका ये बेजान शहर और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ दुकानदार ने पहली बार अपनी दुकान के लिए कॉफी मशीन खरीदी है। कॉफी पीकर टॉम बोलता है, टेस्ट तो काफी बढ़िया है। मालिक कहता है, लेकिन अभी तक कोई कॉफी पीने आया भी नहीं। इस मशीन में मेरे बहुत पैसे लग गए हैं, कहीं लॉस ना हो जाए। टॉम उसे भरोसा दिलाता है, तुम बहुत पैसे कमाओगे, जल्दी ही इस शहर में टूरिस्ट की कमी नहीं होगी। इसके बाद टॉम और पैट्रिशिया अपने शहर के होटल के पास पहुंचते हैं जहां विक तमाशा कर रहा था। वो दरवाजे पर लकड़ी लगाकर कहने लगता है कि वो नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी रहने के लिए आए। मालिक विक से हथौड़ा छीन लेता है, लेकिन बूढ़ा विक लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर भी चोट लग जाती है। फिर भी वो चिल्लाते रहता है कि इस होटल में भूत रहता है। टॉम और शेरिफ विक को संभालते हैं और उसे गाड़ी में डालते हैं। विक टॉम पर चिल्लाता है और उसे डरपोक कहता है। बदले में टॉम भी उस बूढ़े आदमी को गाली दे देता है, जिससे वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाते हैं कि उनका मेयर इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। टॉम लोकल बार में जाता है और वहाँ उसे चर्च के फादर मिलते हैं जो जानते हैं कि आज टॉम के साथ क्या क्या हुआ। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर टॉम फादर से कहता है, चर्च का दरवाजा रात भर के लिए बंद रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शहर के कुछ टीनेज लड़के और मेरा बेटा चर्च के अंदर जाकर मस्ती करते हैं और घंटा बजाते हैं, जिससे शहर वालों की नींद खराब होती है। फादर हैरान हो जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। टॉम जैसे ही अपना ऑर्डर लेकर निकलने वाला होता है, वहाँ बैठे कुछ लोग वही गाली दोहराते हैं जो टॉम ने विक को दी थी। टॉम ये सुनकर बोलता है, तुम लोग जानते हो ना, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता है कि तुम सब विक को बहुत मानते हो, लेकिन इस बार वो गलत है। वो होटल हॉन्टेड नहीं है। तब लोग कहते हैं कि तो एक रात के लिए तुम क्यों नहीं वहाँ रह लेते, वो भी आज रात। टॉम मान जाता है। एक आदमी कहता है, तो तुम्हें कैप्टन वाले कमरे में रहना होगा, जहाँ एक आदमी ने अपना दिमाग खोने के बाद कुल्हाड़ी से अपने ही पूरे परिवार को मार डाला था। लोग और भी भूतिया कहानी बताने लगते हैं जो उस होटल में हुई थी। रोजमेरी भी कहती है कि टॉम को क्रॉल स्पेस में जाना चाहिए। टॉम सभी की शर्तें मान लेता है और उनसे कहता है, अगर मैं एक रात वहाँ रह गया तो तुम सब ये भूतिया कहानियां बोलना बंद कर दोगे और आने वाले टूरिस्ट को आराम से रहने दोगे। दूसरी तरफ रात के समय फादर चर्च में जाते हैं और देखते हैं कि चर्च का घंटा तो लॉक किया हुआ है। तो फिर टॉम ने ऐसा क्यों कहा कि शहर वालों को रात में घंटा बजता हुआ सुनाई देता है। टॉम अपने बेटे इवान के साथ डिनर कर रहा था। वो उसे बता देता है कि मुझे आज रात होटल में रहना होगा, इसलिए आज रात तुम रूथ के घर पर रहोगे। इवान मना करता है और कहता है वो बहुत बूढ़ी है, मैं नहीं जाना चाहता। मगर टॉम अपने बेटे की बात नहीं सुनता। पैट्रिशिया टॉम को होटल छोड़ देती है और उसे गुड लक कह देती है। टॉम होटल के अंदर जाता है। मैनेजर आकर उसे कैमरा देता है और कहता है, लोग प्रूफ चाहते हैं, अंदर तुम्हें जो भी मिले उसे रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद वो टॉम को उसी भूतिया कैप्टन वाले कमरे के अंदर छोड़ देता है और टॉम का सारा सामान
सामान पैर मारकर अंदर धक्का दे देता है, जैसे कि मैनेजर खुद कमरे के अंदर जाने से डरता हो। टॉम को ये थोड़ा अजीब लगता है। मैनेजर कहता है तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा तो मैं अपने घर पर मिलूंगा। मतलब आज रात टॉम होटल में बिल्कुल अकेला होने वाला था। उधर फादर एक पुरानी लेटर पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ था कि जब चर्च का घंटा बजे तो उन्हें क्या क्या करना है। इधर रात के समय शेरिफ अपनी पत्नी से बात कर रहा था। उनकी बातों से पता चलता है कि शेरिफ जल्दी इस शहर से निकलने वाला था। लॉकअप में बंद विक उसकी बातें सुनकर बोलता है आइडिया तो अच्छा है। टॉम होटल के कमरे में टीवी चलाता है। उसे अपने ही शहर का एक पुराना वीडियो दिखता है जिसमें एक आदमी कहता है आज मैं तुम्हें ये शहर घुमाने वाला हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है और काफी दूर निकल जाता है। टॉम देखता है कि कमरे में बाहर से रोशनी आ रही थी। वो चेक करता है तो पता चलता है वो लाइट हाउस की लाइट थी। टॉम नीचे आता है और कुछ गेम्स देखने लगता है। उनमें काफी अजीब अजीब गेम्स थे। टॉम इसके बाद कैमरा ऑन करता है। जैसा कि लोगों ने भूतिया कहानी सुनाई थी, वो आईने के सामने 3 बार अगली हॉर्टेंस बोलता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो एक अलमारी में अंधेरे में खुद को बंद कर लेता है और 1 से 10 तक गिनती करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। इस तरह वो सभी भूतिया कहानियों को गलत साबित कर रहा था। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है मगर वहां सिर्फ कचरा पड़ा हुआ था। इसके बाद कमरे में आकर वो रूथ को कॉल करता है अपने बेटे की खबर लेने के लिए। रूथ इवान को बुलाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद परेशान होकर टॉम फोन रख देता है। तभी उसे क्रॉल स्पेस के अंदर से भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। फिर कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आती है। टॉम बाहर देखता है अंधेरे में कोई तो था लेकिन वो तो बस दूसरे कमरे में रहने वाला एक गेस्ट था जिसका नाम था विलियम। वो कोई भूत नहीं था। टॉम तो डर ही गया था। विलियम गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला जाता है और टॉम भी अपने कमरे में आ जाता है। वो फिर से टीवी पर वही वीडियो देखता है जिसमें वो आदमी मैं तुम्हें शहर घुमाता हूँ बोलकर पता नहीं कहाँ चला गया था। फिर अचानक शॉर्ट सर्किट से टीवी बंद हो जाती है। इसके बाद वो नीचे आता है और विलियम के साथ ड्रिंक करता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि उसे यहाँ होटल में क्यों भेजा गया। विलियम तब बताता है कि वो पहले भी विंडोज पे आ चुका है। वो अब यहाँ डॉक की हालत चेक करने के लिए आया था क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर फर्म के लिए काम करता है। टॉम फिर अपने बारे में बताने लगता है कि इस शहर में मेयर के तौर पर काम करना कितना मुश्किल है क्योंकि यहाँ के लोग एकदम पागल हैं। विलियम कहता है लेकिन उन्होंने ही तो तुम्हें चुना है। टॉम बोलता है इलेक्शन में उसके अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार था ही नहीं। ये बात उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाली है। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। टॉम विलियम को अपने बारे में बताने लगता है कि उसकी माँ विडोज बे घूमने आई थी और वहीं उन्हें टॉम के पापा मिले जो इसी शहर में रहते थे। दोनों को प्यार हुआ, शादी हुई और फिर टॉम का जन्म हुआ। लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन चला नहीं। टॉम अपनी माँ के साथ मैसाचुसेट्स चला गया और सिर्फ गर्मियों के समय यहाँ आया करता था। टॉम आगे बताता है कि उसे अपने पापा से बिल्कुल भी लगाव नहीं था क्योंकि वो हमेशा इस शहर की भूतिया कहानियों के पीछे पड़े रहते थे। वो अच्छे पिता भी नहीं थे। वो बहुत पीते थे और घर में ड्रामा करते थे। विलियम अचानक अजीब और डरावनी बातें बड़बड़ाने लगता है। फिर होश में आकर कहता है लगता है मैंने बहुत पी ली है। भूत वूत कुछ नहीं होता। वो कहता है अगले दिन जाकर सारा प्रूफ बाहर लोगों को दिखा देना। ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद टॉम कैमरा लेकर बेसमेंट में जाता है और क्रॉल स्पेस के अंदर घुस जाता है। वो कैमरा ऑन करता है तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। विलियम सामने आता है। उसने जोकर वाला मास्क पहन रखा था और वो अंदर घुस जाता है। टॉम डर के मारे चिल्लाने लगता है और तभी उसकी नजर सामने पड़े एक डेड बॉडी पर पड़ती है जो बिल्कुल उसी की तरह थी। मगर तभी सुबह उसकी नींद खुल जाती है। सुबह मैनेजर और शेरिफ भी होटल पहुंच जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर पता चलता है कि टॉम अकेले ही ड्रिंक कर रहा था। वहाँ कोई विलियम था ही नहीं। विक अंदर आकर कहता है उसका असली नाम था विली द क्लाउन। उसे तुमने देखा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ टूरिस्ट को आने दोगे? मैनेजर चिल्लाने लगता है भूत वूत कुछ नहीं होता। विक उसे कहता है तो तुम कैप्टन के कमरे में क्यों नहीं जाते? फिर वो लोग मैनेजर को कैप्टन के कमरे में 30 सेकंड के लिए बंद कर देते हैं। विक टॉम से कहता है अब तो तुम मान गए कि इस होटल में कोई भी रह नहीं सकता। ये आइलैंड हॉन्टेड है। 30 सेकंड के बाद मैनेजर बाहर आता है और वो एकदम डर चुका था। शेरिफ कमरे के अंदर आता है और वो वॉलपेपर के अंदर फफूंदी देखता है। शेरिफ को लगता है कि शायद इसी की महक से लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं। टॉम होटल से निकलने वाला था। विक उसकी तरफ देखता है और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं। पैट्रिशिया टॉम को लेने आई थी। वो पूछती है सब कुछ कैसा रहा? टॉम झूठ बोल देता है एकदम परफेक्ट।
विडोज बे हिस्टोरिकल सोसाइटी में एक वीडियो चल रहा था जिसमें इस शहर के बारे में बताया जा रहा था। कहा जाता है कि इस शहर का पहला मेयर रिचर्ड वैरन था। वीडियो खत्म होने के बाद जेरी वहां मौजूद सभी लोगों को रिचर्ड की पत्नी सारा की मूर्ति दिखाती है। बाहर का नजारा देखने पर समझ आता है कि अब विडोज बे में टूरिस्ट की बाढ़ आ चुकी है। हर तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। इवन एक लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं टॉम भी बड़े गर्व के साथ अपने शहर का बदला हुआ नजारा देखकर काफी खुश था। जब टॉम गाड़ी से जा रहा था तभी उसे रास्ते में एक औरत दिखाई देती है। वो थोड़ी परेशान थी और हाथ में मैप पकड़े खड़ी थी। टॉम गाड़ी रुककर पूछता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वैसे ये मैप मैंने ही बनाया है। मैं इस शहर का मेयर हूँ। चौथे पेज पर मेरी फोटो है। तभी वो औरत कहती है मैप में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ के स्ट्रीट साइन समझ नहीं आ रहे हैं। टॉम उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। रास्ते में वो औरत बताती है कि इस जगह पर ज्यादातर लोग अपनी बैचलर पार्टी मनाने आते हैं। टॉम पूछता है क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? वो कहती है नहीं, मेरी एक दोस्त की शादी है। हम सब होटल में रुके हुए हैं। ये सुनकर टॉम थोड़ा घबराकर पूछता है और होटल में सब कुछ कैसा है? वो औरत कहती है सब कुछ अच्छा ही है। अगर मैं इस शहर में रहती तो हर सुबह बीच पर घूमने के लिए जरूर आती। टॉम कहता है तो फिर तुम्हें कल आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले समुद्र में मैं ही खुद तैरने वाला हूँ। मैं शहर वालों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ तैरना पूरी तरह सुरक्षित है। तब वो औरत उसे शाम को बार में मिलने के लिए बुलाती है और टॉम भी मान जाता है। ऑफिस में मीटिंग के दौरान टॉम काम पर ध्यान देने के बजाय बस मुस्कुराता रहता है। शायद उसे वो टूरिस्ट बहुत पसंद आ गई थी। पैट्रिशिया बार बार टूरिस्ट के बारे में पूछती रहती है। वो पूछती है क्या वो बहुत खूबसूरत थी? टॉम बहाना बनाकर बोलता है मैंने ध्यान नहीं दिया। तब पैट्रिशिया शिकायत करते हुए कहती है एक बार मेरा टायर पंचर हो गया था, तब तो तुमने मुझे कभी लिफ्ट नहीं दी, और रूथ बेचारी रोज पैदल ऑफिस आती है, उसे तो कभी तुमने लिफ्ट नहीं दी। टॉम हंसते हुए कहता है अरे पैदल चलने से तो एक्सरसाइज हो जाती है। फिर वो रूथ से पूछता है क्या घर जाते समय मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं? रूथ तुरंत मना कर देती है। ये सुनकर टॉम राहत की सांस लेता है। तब रूथ कहती है मुझे ज्यादा दिक्कत तो सुबह होती है। शाम को टॉम अच्छे से तैयार होकर बाहर जाने लगता है। तभी उसका बेटा पूछता है पापा आप कहीं जा रहे हो? टॉम कहता है बस अपने कुछ कलीग से मिलना है। टॉम मुस्कुराकर कहता है अच्छा कलीग्स। टॉम बाहर पहुंचता है और उस टूरिस्ट का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो आती ही नहीं। आखिर में वो अकेला ही वहां से निकल जाता है। घर लौटते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत पैदल चलती दिखाई देती है। टॉम उसे पूछता है कि आपको लिफ्ट चाहिए? इतना सुनते ही वो औरत रुक जाती है, फिर बहुत डरावने तरीके से उसकी तरफ मुड़ती है और फिर अचानक उसकी ओर दौड़ने लगती है। टॉम डर कर गाड़ी तेजी से भगाता है। फिर वो देखता है कि वो औरत अचानक गायब हो गई। तभी वो औरत उसके हाथ पर गहरी खरोच मार देती है। डर के मारे टॉम वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह वो शेरिफ को फोन करके सारी बात बताता है। वो कहता है आखिर एक बूढ़ी औरत इतनी तेज कैसे दौड़ सकती है? मुझे लगता है मेनलैंड से कोई बेघर औरत विडोज बे में आ गई है। इसके बाद टॉम डॉक्टर के पास अपने हाथ की खरोच दिखाने जाता है। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करते हैं और उसे समुद्र में तैरने से मना कर देते हैं। ये सुनकर टॉम थोड़ा नाराज हो जाता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो रूथ बताती है कोई मरीसा नाम की लड़की तुमसे मिलने आई थी, मैंने उसे बता दिया तुम यहाँ नहीं हो। टॉम अपने ऑफिस में बैठकर स्पीच की तैयारी कर रहा था। तभी रोजमेरी आकर अचानक चेयर पर बैठ जाती है और फिर समुद्र में होने वाली भूतिया घटनाओं के बारे में बात करने लगती है। वो उसी डरावनी बूढ़ी औरत के बारे में बताती है। रोजमेरी कहती है वो बुढ़िया पहले तुम्हारे हाथ पर खरोच मारती है, फिर वो तुम्हारे घर तक पहुंच जाती है और उसके बाद वो धीरे धीरे तुम्हें कमजोर करती रहती है। इतना कहने के बाद वो जोर जोर से खांसने लगती है। जब उसकी खांसी बंद नहीं होती तो परेशान होकर टॉम वहां से चला जाता है। इसके बाद समुद्र किनारे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले टॉम को तैरना था। तभी डेल आकर बुरी खबर देता है कि बीच पर बिजली पहुंचाने का कोई तरीका है ही नहीं। ये सुनकर टॉम गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि अब तक बिजली का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? जिस गैरेट को बिजली की जिम्मेदारी दी गई थी वो तो पागलों की तरह अपने ही काम में उलझा हुआ था। इसके बाद टॉम अपनी स्पीच देना शुरू करता है, लेकिन बिजली नहीं होने के वजह से माइक काम ही नहीं करता। उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती, इसलिए उसे जोर जोर से बोलना पड़ता है। वो कहता है सबसे पहले वो खुद समुद्र में तैरेगा और उसके बाद ये समुद्र सभी लोगों के लिए तैरने के लिए खोल दिया जाएगा। टॉम तैरना शुरू करता है और सामने लगे पोल तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसे समुद्र में कुछ दिखाई देता है। वही डरावनी बुढ़िया। उसे देखते ही वो डर कर वापस किनारे की तरफ तैरने लगता है। तभी वो डरावनी बुढ़िया उसका पैर पकड़ लेती है। टॉम किसी तरह छटपटाते हुए किनारे तक पहुंच जाता है, जहां शेरिफ उसे संभालता है। वो बूढ़ी
तो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके पैर पर खरोच के निशान साफ थे। अब शायद टॉम को भूतिया कहानियों पर यकीन होने लगा था, इसलिए वो विक से मिलने के लिए जाता है। टॉम उसे पूछता है, क्या तुमने उस डरावनी बुढ़िया के बारे में सुना है जो पहले तुम्हें खरोच देती है और फिर तुम्हारे पीछे पीछे घर तक आ जाती है? विक उसे बताता है, अपने लिए एक संदूक ढूंढो और खुद को 72 घंटों के लिए उसके अंदर बंद कर लो, इससे पहले कि बुढ़िया का दिया हुआ स्क्रैच तुम्हें पैरालाइज कर दे। लेकिन 3 दिन बाद खरोच ठीक हो जाएगी और फिर वो बुढ़िया तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। टॉम घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका बेटा ईवन अपने दोस्तों को घर बुला चुका था, जबकि टॉम ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। ईवन बताता है किसी मरीसा का फोन आया था, उसने कहा कि वो ड्रिफ्टवुड रेस्टोरेंट जा रही है और अगर आप फ्री हो तो आपको भी बुलाया है। टॉम अपने बेटे से कहता है घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना। इसके बाद टॉम रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां वही टूरिस्ट मरीसा उसका इंतजार कर रही थी। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। उधर रात के अंधेरे में चर्च के फादर जंगल में भटक रहे थे, तभी उन्हें सामने एक बहुत बड़ा सा और गहरा गड्ढा दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर कान लगाकर कुछ सुनने लगते हैं। इधर मरीसा टॉम से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछती है। टॉम बताता है कि उसकी पत्नी बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई, ईवन के जन्म के समय। अब टॉम को पैट्रिशिया के कॉकटेल पार्टी में जाना था। फिर टॉम मरीसा से पूछता है, क्या तुम वहां चलोगी मेरे साथ? मरीसा कहती है, क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? तुम्हारे साथ बात करके काफी अच्छा लग रहा है, क्या हम तुम्हारे घर चले? टॉम कोई जवाब नहीं देता, वो सिर्फ इतना कहता है, शायद आज रात नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ ईवान और उसके दोस्त कुछ टूरिस्ट लड़कियों के साथ नशा कर रहे होते हैं। लड़कियां ये जानकर हैरान हो जाती हैं कि ये लड़के कभी इस आइलैंड से बाहर गए ही नहीं। तभी वो लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं। उसी समय चर्च के फादर वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, यहाँ शैतान रहता है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। टॉम वापस अपने घर आता है और अपने फोन पर आए मैसेजेस सुनने लगता है। पैट्रिशिया बहुत गुस्से में थी क्योंकि टॉम उसकी पार्टी में नहीं आया। फिर विक का घबराया हुआ मैसेज आता है। वो कहता है वो तुम्हें ढूंढते हुए कभी भी तुम्हारे घर आ जाएगी और तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। तभी टॉम देखता है कि उसके हाथ पर लगे स्क्रैच से खून बहना शुरू हो गया था। उसी समय अचानक मरीसा उसके घर के बाहर पहुंच जाती है। टॉम दरवाजा नहीं खोलता और पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? मरीसा कहती है, तुम्हारे ऑफिस के लोगों ने बताया। टॉम उसे पूछता है, मैंने तुम्हारे किसी भी दोस्त को नहीं देखा और न ही मैंने इस शहर में किसी बैचलर पार्टी के बारे में सुना है। टॉम घबराते हुए कहता है, मुझे पता है तुम क्या हो। जब टॉम दरवाजे के बाहर देखता है तो मरीसा नाराज होकर जा चुकी थी। अब अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठती है और गुस्से में कहती है, मेरी तो बेइज्जती हो गई। डरावनी बुढ़िया की वजह से टॉम पहले से ही डरा हुआ था, इसलिए वो दरवाजा लॉक कर देता है और हाथ में डंडा लेकर सामने बैठ जाता है। अचानक उसे अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी जगह वही डरावनी बुढ़िया सामने आ जाती है। तब तक टॉम का शरीर थोड़ा बहुत पैरालाइज हो चुका था, फिर भी वो किसी तरह बुढ़िया को नीचे गिरा देता है और घसीटते हुए बाथरूम तक पहुंचकर खुद को अंदर बंद कर लेता है। फिर वो बाथटब में छिप जाता है, लेकिन वो डरावनी बुढ़िया बाथरूम के अंदर भी आ जाती है। तभी अचानक विक बंदूक लेकर पहुंचता है और उस बुढ़िया पर गोली चला देता है। गोली लगते ही वो बुढ़िया जैसे वहां से गायब हो जाती है। टॉम पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? विक कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। उसी समय पुलिस के रेडियो पर शेरिफ की आवाज आती है। वो सभी फायर और रेस्क्यू टीम को पैट्रिशिया की कॉकटेल पार्टी पर पहुंचने के लिए बोलता है और चिल्लाता रहता है कि आखिर इस शहर में हो क्या रहा है। अब कहानी जाती है 4 दिन पहले। हम पैट्रिशिया को उसकी मोबाइल लाइब्रेरी में देखते हैं। वहां वो चुपचाप बैठकर टूरिस्ट को देख रही थी। उसकी दुकान में कोई आ भी नहीं रहा था। बुक डोनेशन वाले डिब्बे में उसे योर टर्न नाम की एक किताब मिलती है जिसे वो अपनी लाइब्रेरी में रख देती है। फिर रात के समय वो एक रीयूनियन पार्टी में जाती है, लेकिन पार्टी में घुसते ही सभी उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जैसे पैट्रिशिया ने वहां आकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। बेचारी अपना ड्रिंक तक नहीं खोल पा रही थी। तभी उसे शेल्बी नाम की एक लड़की मिलती है। वो उसे ड्रिंक देती है और बताती है कि वो कुछ महीने पहले ही यहाँ आकर रहने लगी है। पैट्रिशिया बताती है कि यहाँ मौजूद सभी लोग उसके पुराने क्लासमेट्स हैं। शेल्बी उन लड़कियों के बारे में पूछती है जिनकी यहाँ मौत हो गई थी, उन्हें मार दिया गया था। पैट्रिशिया कहती है कि मैं वहाँ उन लोगों के साथ थी। शेल्बी पूछती है, आखिर हुआ क्या था? पैट्रिशिया बताती है, ये सब एक फोन कॉल से शुरू हुआ था और फिर वो बूगी मैन हमारे सामने आ गया था। तभी अचानक पैट्रिशिया से एक औरत टकरा जाती है जो भी नशे में थी। इसीलिए पैट्रिशिया वॉशरूम चली जाती है ताकि अपने हाथ पर गिरा हुआ ड्रिंक साफ कर सके। जैसे ही पैट्रिशिया बाहर आती है वो देखती है कि सभी औरतें उसी के बारे में बातें कर रही थी। वो लोग बोल रही थी कि पैट्रिशिया बिल्कुल
पागल है और पता नहीं उसे किसने यहाँ बुलाया। पैट्रिशिया उनकी सारी बातें सुन लेती है, लेकिन फिर भी वो बेशरम औरतें उसी से अपने पूरे ग्रुप की फोटो खींचने के लिए बोलती है और बेचारी पैट्रिशिया मान भी जाती है। भारी मन से वो अपनी लाइब्रेरी लौट आती है। वहाँ वो देखती है कि योर टर्न किताब नीचे गिरी हुई थी। वो किताब घर ले आती है और उसे पढ़ने लगती है। असल में उस किताब में सवाल दिए गए थे जिनके जवाब खुद लिखने थे। पहला सवाल था, तुम्हें अपने बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? पैट्रिशिया सभी सवालों के जवाब लिखने लगती है। आखिर में किताब में लिखा था कि जो लोग अपने घर में पार्टी रखते हैं उन्हें लोग बहुत कूल समझते हैं और लोगों की सोच बदलने का यही एक मौका है। बस यही पढ़कर पैट्रिशिया तय करती है कि वो भी अब अपने घर में पार्टी रखेगी। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर वो रोजमेरी को सामान की लिस्ट देती है और डेल से पार्टी का डीजे बनने के लिए बोलती है। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को पार्टी का इनविटेशन भेज देती है। फिर वो घर पर पार्टी की तैयारी करने लगती है ताकि वो एकदम परफेक्ट पार्टी दे सके। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में कैटरिंग का ऑर्डर देने के लिए जाती है। वहीं उसे फिर से पार्टी वाली औरतें मिल जाती हैं। पैट्रिशिया उन्हें भी अपने पार्टी में आने का न्योता देती है, लेकिन वो औरत बताती है कि वो सभी लोग बिल रूनी के बर्थडे में जाने वाले हैं, इसलिए शायद वो पैट्रिशिया के पार्टी में नहीं आ पाएंगे। पैट्रिशिया मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन पीछे से वही औरतें हंसते हुए कहती हैं, इसकी पार्टी में कौन जाना चाहेगा? पैट्रिशिया उनकी बातें सुन लेती है, फिर भी वो बस अपनी योर टर्न किताब पढ़ती रहती है, क्योंकि उसी से उसे हिम्मत और मोटिवेशन मिल रहा था। उसे लगता है कि लोगों की सोच बदलने का यही उसका एक मौका है। ऑफिस पहुंचने पर डेल उसे बताता है कि उसके भेजे गए इनविटेशन का एक भी रिप्लाई नहीं आया, यानी साफ था कि उसके पार्टी में कोई भी आने वाला नहीं था। फिर पैट्रिशिया अपने कंप्यूटर पर देखती है कि टोटल 156 लोगों को इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन सिर्फ 3 लोगों ने ही आने को हाँ कहा था। उधर शेरिफ कैमरास की मदद से उस डरावनी बुढ़िया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैमरे में उसे पैट्रिशिया दिखाई देती है जो बाहर बैठकर काफी देर तक किताब पढ़ रही थी। धीरे धीरे शाम हो जाती है। पैट्रिशिया अपनी पार्टी की आखिरी तैयारियां कर रही थी। तभी रोजमेरी उसे समझाती है कि वो इस पार्टी को लेकर कुछ ज्यादा नहीं सोच रही, लेकिन पैट्रिशिया उसे डांटते हुए कहती है, अगर अच्छा कुछ बोल नहीं सकती तो कम से कम नेगेटिव भी मत बोलो। डीजे की आवाज सुनकर पैट्रिशिया हंसते हुए बाहर आती है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी पार्टी में अभी तक कोई नहीं आया था। तभी वहां 2 टूरिस्ट आ जाते हैं और पैट्रिशिया उन्हें जबरदस्ती अंदर बुला लेती है। पैट्रिशिया टॉम को एक वॉइस मैसेज भेजती है कि तुम अभी तक पार्टी में क्यों नहीं आए। फिर वो बाहर आती है और जबरदस्ती म्यूजिक चलाकर अकेले ही डांस करने लगती है, लेकिन तभी गाने के बीच में एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाता है। पैट्रिशिया गुस्सा हो जाती है तो डेल बोलता है मेरे पास प्रीमियम नहीं है, लेकिन तभी अचानक वहाँ भीड़ लगने लगती है। पैट्रिशिया के वही बदमाश क्लासमेट्स भी वहाँ पहुंच जाते हैं और एक बार फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस बार पैट्रिशिया उनसे पूछ ही लेती है कि तुम लोग हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो। तभी क्रिस नाम की लड़की सामने आती है। तब पता चलता है कि वो लोग पैट्रिशिया से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उन सभी की क्लासमेट्स का मर्डर हो गया था। पैट्रिशिया तब उन लड़कियों के साथ थी और वो अकेले बच गई थी। ये सब एक सीरियल किलर की वजह से हुआ था। पैट्रिशिया कहती है कि उस रात वो बिस्तर के नीचे छिप गई थी, लेकिन क्रिस उसकी एक भी बात नहीं मानती। वो बोलती है कि बाकी लड़कियों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया और तुम बिस्तर के नीचे छिपकर बच गई, ये मैं कैसे मान लूं। पैट्रिशिया किचन में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद किताब में जैसा लिखा था वैसे ही वो अपने हाथ का बनाया हुआ पंच ड्रिंक बाहर लेकर आती है और सभी लोगों को सर्व करती है। सब लोग वो ड्रिंक पीते हैं और पैट्रिशिया एक हैंडसम टूरिस्ट के साथ डांस करने लगती है। दूसरी तरफ शेरिफ अपनी ड्यूटी पर था। तभी उसे कंप्लेंट मिलती है कि पैट्रिशिया की पार्टी में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। शेरिफ कहता है ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। उधर पार्टी में अब पूरा माहौल बन चुका था। इसके बाद पैट्रिशिया स्पीच देती है और कहती है कि मुझे इतनी अच्छी पार्टी की उम्मीद नहीं थी। फिर वो योर टर्न किताब खोलती है। उस पेज पर लिखा था कि नीचे जो लिखा है उसे जोर से बोलो। पैट्रिशिया बिल्कुल वैसा ही करती है। इसके बाद वो अंदर आती है तो रोजमेरी उसे पूछती है तुमने अपनी स्पीच में क्या कहा? मुझे तो एक शब्द भी समझ नहीं आया। तभी शेरिफ वहाँ पहुंच जाते हैं और कहता है कि हमें यहाँ शिकायत मिली है कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। फिर वो पैट्रिशिया से पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। तभी पैट्रिशिया को होश आता है। वो देखती है कि उसने असल में ड्रिंक में परिंदों को काट कर उनका खून मिलाया था और उसने अपने सिर पर सुंदर सा क्राउन नहीं बल्कि एक जानवर के सींग पहन रखे थे। ये सब देखकर पैट्रिशिया हैरान रह जाती है। जब वो किताब को ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल किताब नहीं, एक बहुत ही डरावनी और शैतानी किताब थी। ये देखकर वो घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे एहसास होता है कि जिन जिन लोगों ने वो ड्रिंक पी है वो सब खुद को आग में झोंक देंगे, इसलिए वो
घबराकर बाहर भागती है और देखती है कि पार्टी में आए सभी लोग किसी के वश में थे और आग की तरफ बढ़ रहे थे। पैट्रिशिया उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। शेरिफ भी सभी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में पैट्रिशिया आग के पास जाती है और उस शैतानी किताब को आग में फेंक देती है। जैसे ही ऊपर बना लकड़ी का पुतला गिर जाता है वैसे ही सभी गेस्ट अपने होश में आ जाते हैं। होश में आते ही लोगों को लगता है कि पैट्रिशिया ने उन्हें कोई ड्रग्स दे दिया था। ये सोचकर पैट्रिशिया का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। तभी अचानक वो टॉम की गाड़ी के सामने आ जाती है और कहती है पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। टॉम उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। इसके बाद टॉम, पैट्रिशिया और विक तीनों चर्च पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें फादर का एक वॉइस मैसेज आया था जिसमें वो काफी डरे हुए लग रहे थे। जब तीनों चर्च के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां फादर की लाश मिलती है। यह नजारा देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद बर्फीले तूफान के बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो काले मशरूम्स तोड़कर खा रहा था। अब इस सीन के बाद हम फिर से टॉम को देखते हैं। वो डेल को आकर बताता है कि आज से हर दिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे शहर में कर्फ्यू रहेगा। टॉम अपने बेटे इवान को उसकी सुरक्षा के लिए अपने ऑफिस में बंद कर देता है और उसे बोल देता है जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कहीं जाना मत। इवान नाराज होकर पूछता है कि आज सच में फादर ने खुद को खत्म कर लिया? वो तो आपके दोस्त है ना। टॉम कहता है जब मैं वापस आऊंगा तब इस बारे में बात करेंगे। अभी सुबह के 9 बजे थे। टॉम तुरंत चर्च पहुंचता है जहां पूरे शहर के लोग फादर के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए थे। इसके बाद टॉम और कुछ लोग फादर के ऑफिस की तलाशी लेते हैं। वहां टेबल पर फादर ने खरोच कर लिखा था, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। विक को एक खाली पन्ना मिलता है लेकिन उसे लगता है इसमें जरूर कुछ छुपा हुआ है। उसी समय टॉम को रुमाल में रखे काले मशरूम्स दिखाई देते हैं। विक टॉम से कहता है जो भी मुसीबत है उसे खत्म करना पड़ेगा वरना लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। सिर्फ कर्फ्यू लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम तो अपने बेटे को भी संभाल नहीं पाते। इसके बाद टॉम फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मरने से पहले फादर ने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की थी। टॉम के अलावा उन्होंने एक और नंबर पर भी कॉल किया था। टॉम उसी नंबर पर फोन करता है और उसकी आवाज सुनते ही दूसरी तरफ वाला आदमी फोन काट देता है। फिर पैट्रिशिया फोन करती और कहती है फादर ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। दूसरी तरफ से आदमी पूछता है क्या तुम्हें अपॉइंटमेंट चाहिए? पैट्रिशिया हाँ कह देती है और उसका पता भी पूछ लेती है। इसके बाद वो तीनों उस पते पर पहुंचते हैं और घर के अंदर जाते हैं। वो घर टॉड का था जो एक ड्रग डीलर है। ये देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं, ये सोचकर के फादर यहाँ क्यों आते थे। टॉम उसे काला मशरूम्स दिखाता है। ये देखते ही टॉड हंसने लगता है और कहता है ये तो कमाल की चीज है। टॉम पूछता है आखिर ये है क्या? टॉड कहता है मैं तो इसके पास भी नहीं जाऊंगा। ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ तुम कभी जाना भी नहीं चाहोगे और ये काला मशरूम सिर्फ इसी आइलैंड में उगता है। टॉम पूछता है मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि फादर इसे क्यों ले रहे थे। विक कहता है फादर ने खुद को खत्म कर लिया। टॉड जवाब देता है लगता है वो जिस जवाब को ढूंढ रहे थे वो उन्हें पसंद नहीं आया। फिर टॉड बताता है कि उसका एक दोस्त ब्रायन भी यही काला मशरूम्स खा चुका था। उसे खाने के बाद उसे ऐसी चीजें दिखने लगी थी जो किसी को भी नहीं दिखनी चाहिए थी। वो बार बार उनकी ड्राइंग्स भी बनाता रहता था। इसके बाद टॉड उन्हें वही ड्राइंग दिखाता है जिसमें सिर्फ एक हाथ बना हुआ था। विक पूछता है इस मशरूम का इस्तेमाल कैसे करते हैं? टॉम इस बात के लिए तैयार नहीं होता लेकिन बाहर आकर विक उसे समझाता है अगर यहाँ आए हुए किसी टूरिस्ट के साथ कुछ बुरा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी क्या तुम लोगे? आखिरकार विक मशरूम लेने के लिए मान जाता है, देखने के लिए कि इसे खाकर होता क्या है। तभी डेल का टॉम के पास फोन आता है। वो बताता है कि लोग कर्फ्यू मान नहीं रहे, सब लोग फायर वर्क देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और कर्ट भी एक मीटिंग करने वाला है। ये सुनकर टॉम परेशान हो जाता और कहता है मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। तभी उसे पता चलता है कि जो कॉफी वो पी रहा था उसी में ब्लैक मशरूम्स मिला हुआ था। ये जानकर टॉम हैरान रह जाता है। वो टॉड से कहता है लेकिन मैंने कहा था कि ये विक लेगा। टॉड मुस्कुराकर कहता है तुम ही तो विक हो। ये सुनते ही टॉम और घबरा जाता है और गुस्से में कहता है आज मेरे साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। फिर पैट्रिशिया उसे वॉशरूम में ले जाती और कहती है उल्टी करके मशरूम बाहर निकाल दो, लेकिन टॉम चाह कर भी उल्टी नहीं कर पाता। अब अगले 12 घंटे तक वो उस नशे के असर में ही रहने वाला था और उसे सबसे ज्यादा अपने बेटे इवान की चिंता हो रही थी। टॉड उसे एक कमरे में ले जाकर लिटा देता है। जाते जाते वो पैट्रिशिया और विक से कहता है अब तुम दोनों ही इसे संभालना। फिर वो टॉम से कहता है कुछ भी हो जाए बस आईने की तरफ मत देखना। लेकिन जैसे ही टॉड दरवाजा बंद करता है टॉम देखता है कि दरवाजे के पीछे ही एक बड़ा आईना लगा हुआ था। उसी समय उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। अचानक वो खुद को एक गाड़ी में पाता है जहां उसे बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। फिर अचानक वो खुद को अपने ऑफिस में देखता है और अपने बेटे इवान को ढूंढने लगता है। पैट्रिशिया कहती है हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ लेंगे, लेकिन टॉम को लगातार एक अजीब आवाज सुनाई दे रही थी जो बाकी किसी को नहीं सुनाई देती। दूसरी तरफ इवान और उसके दोस्त पुराने घर के सामने
पहुंचते हैं। उनमें से एक लड़का कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि इस घर में रहने वाला एक आदमी लड़कियों को फोन करके बुलाता था। उसका दिमाग पूरी तरह खराब था। एक रात उसने कई लड़कियों को मार डाला। लोग कहते हैं ये वही सीरियल किलर बूगीमैन है। उसे मारने के लिए गोली भी मारी गई थी, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा, इसलिए लोगों ने उसे जिंदा ही बेसमेंट में कंक्रीट के नीचे दफना दिया। ये कहानी सुनकर सभी एक दूसरे को डराने लगते हैं। उधर शेरिफ टॉम से मिलने उसके ऑफिस आता है और कर्फ्यू के बारे में पूछता है। वो कहता है तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? अगर मुझे लोग बाहर घूमते मिले तो क्या मैं सबको गिरफ्तार कर लूंगा? फिर वो पैट्रिशा से कहता है तुम्हें मेरे साथ स्टेशन चलना होगा, तुम्हारा बयान लिखना है, क्योंकि तुम्हारी पार्टी की वजह से कुछ लोग तुम्हारे ऊपर केस करना चाहते हैं। इसके बाद पैट्रिशा शेरिफ के साथ स्टेशन चली जाती है। तभी ऑफिस में रूथ आती है, जिसे काम करने में हमेशा देरी होती है। दूसरी तरफ विक हिस्टोरिकल सोसाइटी में जेरी से मिलने जाता है। वो बताता है कि वो अब टॉम के साथ काम कर रहा है। ये सुनकर जेरी भी हैरान थी, क्योंकि असल में विक और टॉम एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे। विक उसे वही खाली कागज दिखाता है और बोलता है इसके बारे में कुछ पता लगाओ। जेरी कागज देखती है और वो कागज जो असल में खाली दिख रहा था, उसमें असल में बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसमें इस शहर के श्राप के बारे में लिखा था। उधर टॉम अपने ऑफिस में अजीब तरीके से बैठा हुआ था और उसे चारों तरफ से डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। इसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को मीटिंग रूम में पाता है, जहाँ शहर के लोग इकट्ठा हुए थे। सब लोग टॉम पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपनी दुकानों और बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लगाया था, लेकिन अब टॉम ने कर्फ्यू लगाकर उनके बिजनेस की हालत खराब कर दी थी। होटल का मैनेजर भी कहता है यहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं, इस तरह तुम सबको घर में बंद करके नहीं रख सकते। हम चाहते हैं कि और टूरिस्ट आए ताकि हम और पैसा कमा सकें। जब टॉम के बोलने की बारी आती है तो वो बिल्कुल चुप रहता है। उसके हाथ में एक काला मार्कर था और सामने बोर्ड पर लिखा हुआ था जब मैं मुड़ूं तो अपनी आंखें बंद कर लेना। अचानक वहां से सभी लोग गायब हो जाते हैं। तभी एक जैनिटर आता है, वहां का कचरा उठाता है और चला जाता है। दूसरी तरफ इवान और उसके दोस्त अब भी उसी सीरियल किलर वाले घर के बाहर खड़े थे। एक लड़की कहती है मैंने खिड़की पर कुछ देखा। ये सुनकर बाकी सब हंसने लगते हैं और कहते हैं वो मजाक कर रही है। सामने बैठा एक लड़का कहता है कि सुना है इस घर में जो भी जाता है वो कभी वापस बाहर नहीं आता। इवान चैलेंज मान लेता है और घर की तरफ बढ़ने लगता है। उधर टॉम खुद को हिस्टोरिकल सोसाइटी में पाता है, जहां जेरी, विक और पैट्रिशिया को फादर के ऑफिस से मिला हुआ कागज दिखा रही होती है। वो कहती है कि इसमें 1702 में फैली एक महामारी के बारे में लिखा है। जेरी के पास एक नोटबुक थी और वो पन्ना असल में उसी नोटबुक से फाड़ा गया था। टॉम अभी भी काले मशरूम के ही नशे में था। पैट्रिशिया उसे कहती है तुम फिलहाल चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें जो भी दिख रहा है उसे बनाने की कोशिश करो। लेकिन टॉम बार बार बस यही कहता रहता है मेरा बेटा कहाँ है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो खुद को रोजमेरी की गाड़ी में पाता है। रोजमेरी अपनी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोकती है और कन्वीनियंस स्टोर के अंदर चली जाती है। टॉम भी अंदर जाता है। वहाँ काम करने वाला लड़का उसे देखकर चिल्लाने लगता है और कहता है मैंने कहा था ना अंदर मत आना। लेकिन टॉम उस लड़के की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर इवान जैसे ही सीरियल किलर के घर के अंदर जाने वाला होता है, तभी शेरिफ वहाँ पहुंच जाता है। वो लाउडस्पीकर से कहता है घर से पीछे हट जाओ। इवान शेरिफ के पास आता और कहता है हमारी गाड़ी में एक टूरिस्ट लड़की है, मैं बस उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। शेरिफ कहता है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। इवान बोलता है प्लीज मेरे डैड को मत बताइएगा। फिर वो शेरिफ से पूछता है क्या लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मैं आपको गाली दे सकता हूँ? शेरिफ हंसकर कहता है हिम्मत भी मत करना। जैसे इवान घर पहुंचता है, टॉम उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर इवान एकदम घबरा जाता है, लेकिन टॉम पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। वो अपने बेटे को बाहर बुलाता है। इवान गुस्से में बाहर निकलता है और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। इवान अपने पापा से कहता है आप बस मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। टॉम बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। तब इवान पूछता है हम इस आइलैंड को छोड़कर क्यों नहीं जा सकते? टॉम सीधा जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम यहीं रहो। इवान गुस्से में कहता है एक दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद टॉम खुद को कमरे में बंद कर लेता है। तभी बाहर फायर वर्क शुरू हो जाते हैं, मतलब कोई भी कर्फ्यू नहीं मान रहा। आखिर में टॉम उल्टी करता है और उसे अपनी पत्नी लॉरेन की याद आने लगती है। एक दिन जब वो दोनों विडोज बे छोड़कर जा रहे थे, तभी नाव पर अचानक लॉरेन की देखने की शक्ति चली गई थी। उन्हें वापस उसी आइलैंड पर लौटना पड़ता है। हॉस्पिटल में टॉम को अपनी पत्नी कुछ अजीब सी लग रही थी। वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है प्लीज मेरी मदद करो और मेरे बेटे को सुरक्षित रखना। तभी एक भयानक एंटिटी उसकी आवाज सुन लेती है और वो उसे जवाब देने लगती है। वो आवाज बाहर अंधेरे कमरे से आ रही थी। अब सवाल यह है कि टॉम के प्रेयर का जवाब किसने दिया और आखिर इस आइलैंड का रहस्य क्या है? आखिर क्यों लोग इस आइलैंड को छोड़कर जा नहीं सकते?
अब कहानी 16 सितंबर 1702 में चली जाती है। यहाँ हम सारा को देखते हैं, वही सारा जिसकी मूर्ति हमने पहले देखी थी। वो विडोज बे जा रही थी, वो रिचर्ड से मिलने जा रही थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी। सारा को उम्मीद है कि रिचर्ड दिल का अच्छा होगा, हैंडसम इंसान होगा और रिचर्ड के बच्चे भी अच्छे से उसका स्वागत करेंगे। आइलैंड पर पहुंचकर सारा एक घोड़े वाले आदमी से पूछती है कि रिचर्ड कैसा इंसान है। वो आदमी बताता है कि रिचर्ड बहुत अच्छे इंसान है, वो हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, उनके बिना तो ये शहर कुछ भी नहीं। वो एक घर में एक औरत को बहुत ही अजीब हालत में देखती है। उस घर का दरवाजा बंद होता है और उस पर क्रॉस का निशान बना हुआ था। इसके बाद सारा अपने होने वाले पति रिचर्ड के घर पहुंचती है। वहां पर भी एक औरत रिचर्ड की बहुत तारीफ कर रही थी। तभी फादर कॉलिंस वहां पर आते हैं। वो सारा का स्वागत करते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मदद लेने में बिल्कुल भी मत झिझकना। जाने से पहले फादर कॉलिंस बताते हैं कि रिचर्ड ने शादी के वचन खुद लिखे हैं और वो थोड़े अजीब हैं। खैर, इसके बाद सारा और रिचर्ड की शादी हो जाती है। रात में रिचर्ड सारा की मुलाकात अपने 5 बच्चों से करवाता है। सारा बच्चों से प्यार से बातें करने लगती है। तभी इतनी रात में चर्च का घंटा बजने लगता है। रिचर्ड तुरंत जाने लगता है और कहता है, मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे काम पर जाना होगा। सारा कहती है, लेकिन आज ही तो हमारी शादी हुई है। रिचर्ड जवाब देता है, इस शहर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, चाहे दिन हो या रात मुझे जाना ही होगा, बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना। सारा अकेली बैठकर एक नोटबुक में सब कुछ लिखने लगती है। अब उसे बस उम्मीद थी कि वो एक अच्छी पत्नी बनेगी। तभी उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो मोमबत्ती लेकर बाहर आती है। वो कमरे में पहुंचकर देखती है कि रिचर्ड वापस आ चुका था, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से ऊपर देख रहा था। उसके हाथ में काला मशरूम लगा हुआ था। रिचर्ड धीरे से कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। ये देखकर सारा बहुत डर जाती है। अगली सुबह सारा कब्रिस्तान के पास जाती है। वो देखती है कि बहुत सारे लोगों को दफनाया जा रहा था। एक औरत उसे बताती है कि इस शहर पर एक श्राप है। सारा पूछती है, क्या इन्हें बचाया नहीं जा सकता? औरत कहती है, मेरे पति इस शहर के डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन किसी को बचा नहीं पाए। मगर चिंता मत करो, रिचर्ड ने कहा है कि ये बुरा समय जल्दी खत्म हो जाएगा। शाम के समय रिचर्ड से मिलने के लिए एक मेहमान आता है। वो बताता है कि इस हफ्ते और भी कई लोग बीमार पड़ गए हैं। बीच में सारा पूछती है, मैंने सुना है कि लोग पागल भी हो जाते हैं, क्या ये सच है? रिचर्ड कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वो मेहमान बताने लगता है कि कॉर्नेलियस इवंस इस शहर का पहला आदमी था जिसे ये बीमारी हुई थी। शुरुआत में उसे सिर्फ सिर दर्द था। वो शराब पीकर सो गया। अगली सुबह भी उसका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर 5 दिन बाद उसकी हालत और खराब हो गई। ओटिस नाम के एक आदमी ने कॉर्नेलियस को अपनी ही पत्नी का खून करते हुए देखा था। मेहमान कहता है, ये बीमारी हम सबको खत्म कर देगी, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये सब सुनकर सारा डर जाती है। रिचर्ड सारा को उसके कमरे में भेज देता है। जैसे ही सारा सीढ़ियां चढ़ने लगती है तभी मेहमान रिचर्ड से पूछता है, मैंने सुना है कि तुमने उससे बात की। चर्च में लोग कह रहे हैं कि तुमने उस नेकलेस को चूमा था। सब कहते हैं कि वो क्रॉस था, लेकिन वो कोई साधारण क्रॉस नहीं था। लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम किसी बात को छुपा रहे हो। आखिर सच क्या है? इतना सुनते ही रिचर्ड अचानक उस मेहमान पर हमला कर देता है और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। ये सब देखकर सारा बुरी तरह डर जाती है। डर के मारे वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह होते ही सारा नीचे आती है और डाइनिंग टेबल के पास साफ सफाई करने लगती है। तभी उसे फर्श की एक ढीली लकड़ी दिखाई देती है। जब वो उसे हटाती है तो नीचे एक बेसमेंट नजर आता है। वहाँ उसे खून से सनी हुई वही छड़ी मिलती है जो उस मेहमान की थी। अब सारा और भी डर जाती है और वो घबरा कर फादर कॉलिंस से मिलने पहुंचती है। वो रोते हुए कहती है, मुझे लगता है मैंने यहाँ कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा पति मुझे बिल्कुल नजरअंदाज करता है। मुझे लगा उसकी पहली पत्नी नहीं है, शायद इसीलिए वो थोड़ा अलग रहता है। मैं ये सह भी लेती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने एजरा का खून कर दिया। हमारे घर के नीचे एक बेसमेंट है और मुझे वहाँ एजरा की छड़ी भी मिली। फादर कॉलिंस उसकी बात पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। वो कहते हैं, मुझे पहले से ही पता था कि इस शहर पर कोई श्राप है। शायद शैतान ने तुम्हारे पति को चुना है, लेकिन किस मकसद से चुना है ये मुझे नहीं पता। गांव के लोग अचानक गायब हो जाते हैं, जिनमें रिचर्ड की पहली पत्नी भी शामिल थी। ये सुनकर सारा और घबरा जाती है। वो कहती है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन फादर कॉलिंस उसे समझाते हैं, तुम्हें समझना होगा कि भगवान ने तुम्हें किसी वजह से चुना है। तुम यहाँ सिर्फ उसी कारण से नहीं आई हो जो तुम सोचती हो। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है और तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो। फिर वो कहते हैं, आज रात जब तुम सोने जाओगी तो अपने घर का दरवाजा लॉक मत करना ताकि हम अंदर आ सकें। सारा पूछती है, किस लिए? फादर कॉलिंस जवाब देते हैं, वही करने जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। अब रात को डिनर करते समय सारा बीमारी और लोगों के गायब होने की बात करती है तो रिचर्ड चौंक जाता है। रिचर्ड अपनी पत्नी से कहता है, बच्चों को ऊपर लेकर जाओ। सबसे छोटा बच्चा फ्रांसिस पूछता है, क्या कुछ गलत हुआ है? सारा उसे कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा कि कहा गया था, सारा रात के समय घर का दरवाजा
दरवाजा खुला छोड़ देती है। जब रात में सब सो रहे थे तब कोई रिचर्ड को मारने आता है, मगर वो गलती से सारा पर ही हमला करने वाला था। सारा इशारा करके कहती है उस तरफ। तभी वो आदमी दूसरी तरफ जाकर रिचर्ड पर हमला कर देता है और ताबड़तोड़ चाकू घोंपने लगता है। सारा डर के मारे नीचे आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि रिचर्ड जिंदा है और उसने हमलावर को मार दिया था। रिचर्ड अपनी पत्नी से कहता है खतरा बहुत बढ़ गया है, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। इसके पीछे जो भी है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अपने परिवार की रक्षा करूंगा। सारा अब बहुत डर जाती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन बिस्तर पर खून देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। पहले उसके लिए ये आइलैंड एक पिंजरा था, लेकिन अब उसके लिए ये घर भी जेल बन चुका था। दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थे। सारा घर में कैद हो चुकी थी। इसके बाद सारा बेसमेंट में जाती है। थोड़ा अंदर जाने के बाद उसे एक दरवाजा मिलता है। बाहर दीवार पर खून और कुछ बाल लगे हुए थे। सारा दरवाजा खोलती है। अंदर एक कुर्सी रखी थी और उसके सामने वही बड़ा सा दरवाजा था जो हमने पहले एपिसोड में देखा था। वो भागते हुए एक सीढ़ी के पास आती है और उस पर चढ़कर वो सीधे शहर के बीचों बीच निकल जाती है। फिर वो तुरंत फादर को ढूंढते हुए अंदर आती है और चिल्लाकर बोलती है रिचर्ड अभी भी जिंदा है। फादर उस समय एक मीटिंग में बैठे थे। वो सारा से कहते हैं तुम इस कमेटी पर भरोसा कर सकती हो। सारा तब कहती है रिचर्ड किसी शैतान के लिए काम नहीं करता, वो खुद एक शैतान है। हमलावर ने उसे चाकू मारा लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। हमारे घर के नीचे एक सुरंग है और पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो उस सुरंग में जाता है। उसे मारने के लिए बहुत लोगों की जरूरत होगी। फादर सारा से कहते हैं तुम्हें लेने के लिए आज एक जहाज आने वाला है, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर वो लोग सारा को एक दवा देते हैं और कहते हैं इसे उसके ड्रिंक में मिला देना, इसके बाद वो बच्चों की तरह कमजोर हो जाएगा। सारा दोबारा घर जाने से मना करती है, लेकिन फादर उसे कहते हैं अब इस अंधेरे से लड़ने के लिए तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। सारा वापस घर आती है और अपनी नोटबुक में लिखने लगती है कि रिचर्ड अपने गले में एक तरह का सिलेंडर पहनता है। कह सकते हैं कि रिचर्ड का दिल उसी की वजह से धड़कता है। तभी दरवाजे पर रिचर्ड आकर खड़ा हो जाता है। सारा झूठी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। रिचर्ड पूछता है आखिर तुम क्या लिखती रहती हो, मुझे भी पढ़ना है। सारा कहती है ये बस मेरे कुछ ख्याल हैं, उन्हें पढ़कर तुम क्या करोगे। मगर रिचर्ड उसकी डायरी लेकर चला जाता है। शाम को सारा रिचर्ड को पीने के लिए ड्रिंक देती है, लेकिन वो मना कर देता है। सारा सभी बच्चों को उनके कमरे में भेज देती है। इसके बाद वो रिचर्ड के थोड़ा करीब जाने की कोशिश करती है और कहती है सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, इसलिए मुझे अपने करीब रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो रिचर्ड को किस करने लगती है। रिचर्ड भी खुश हो जाता है और वो ड्रिंक पीता है और किस करने के बहाने उसके मुंह में डाल देता है, लेकिन सारा ने उसी ड्रिंक में दवा मिला दी थी, इसीलिए वो तुरंत ड्रिंक को अपने मुंह से उगल देती है। ये देखकर रिचर्ड सब समझ जाता है और सारा का गला दबाने लगता है। तभी पीछे से उसका सबसे बड़ा बेटा आता है और रिचर्ड के सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और कहता है इसी ने मेरी माँ को मार डाला। सारा उसे कहती है अपने भाइयों को लेकर चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद सारा और पांचों बच्चे शहर से भागने लगते हैं। जब वो किनारे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं जो जहाज उन्हें लेने आने वाला था वो वापस जा चुका है। वहाँ सामने एक नाव खड़ी थी, सभी लोग उसी में बैठने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर डॉक्टर की वही पत्नी आ जाती है जो बीमार और डरावनी लग रही थी। वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सारा कहती है लेकिन नाव में तो अब जगह नहीं बची। वो बीमार औरत अचानक चिल्लाकर हमला कर देती है तो सारा उसे मारकर पानी में गिरा देती है। इधर आखिरकार गांव वाले रिचर्ड को पकड़ लेते हैं। जैसे ही फादर उसके गले का नेकलेस निकालने वाले होते हैं, रिचर्ड उन्हें मना करता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि तुम इसे खोलो। फादर पूछते हैं कौन नहीं चाहता। रिचर्ड कहता है वही जिसने हमें अब तक जिंदा रखा है। अब सब लोग समझ जाते हैं कि रिचर्ड ने शैतान से सौदा किया है। रिचर्ड कहता है शैतान नहीं, वो हमारा भगवान है, तुम मुझे मार नहीं सकते, ये बोझ मुझे खुद ही झेलना होगा और तुम सबको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन फादर उसकी एक बात नहीं सुनते। वो लोग रिचर्ड को दफनाने के लिए ले जाते हैं। दफनाए जाने से पहले रिचर्ड चिल्लाकर कहता है मैंने जो सौदा किया है उसे पूरा करो, मैंने जो कुछ भी किया यहाँ के लोगों की भलाई के लिए किया, सौदा पूरा कर दो और ये बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो हालात और भी खराब हो जाएंगे, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। फादर उसे कहते हैं तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चों को लेकर मेन लैंड के लिए निकल चुकी है, वो अब तुमसे बहुत दूर जा चुके हैं। ये सुनकर रिचर्ड डर जाता और कहता है ये आइलैंड उन्हें कभी जाने नहीं देगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसे जिंदा ही दफना दिया जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ विक कब्रिस्तान में मिट्टी खोद रहा था और आखिरकार उन्हें रिचर्ड का ताबूत मिल जाता है।
इसके बाद हम कहानी में वापस टॉम को देखते हैं। अगली सुबह उसे बाथरूम में ही होश आता है जहां वो सो गया था। उसका नशा उतर चुका था। तभी उसका फोन बजता है और उसे पता चलता है वो पूरे 24 घंटे तक सोया हुआ था। उसे हिस्टोरिकल सोसाइटी में बुलाया जाता है जहां पेट्रिशिया बताती है कि उन्हें जो नोटबुक मिली थी वो असल में सारा वॉरेन की जर्नल थी। वो ये भी बताती है कि उन लोगों ने मिलकर रिचर्ड की कब्र खोदी जो अब उनके सामने रखी हुई है। ये देखकर टॉम एकदम डर जाता है। पेट्रिशा कहती है लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम लोग रिचर्ड को ऊपर ले आए हैं। ये सुनकर टॉम को कुछ समझ नहीं आता। तब वो लोग बताते हैं कि रिचर्ड अभी भी जिंदा है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर टॉम और भी हैरान हो जाता है कि आखिर 1700 में पैदा हुआ एक आदमी अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है। विक टॉम से कहता है जाकर उससे बात करो और उसे पूछो गले वाले सिलेंडर को खोलने का क्या तरीका है। टॉम लालटेन लेकर ऊपर अंधेरे वाले कमरे में जाता है जहाँ रिचर्ड बिस्तर पर बैठा हुआ था। टॉम कागज पर लिखता है कि उसका नाम टॉम है और वो इस आइलैंड का लीडर है। फिर वो रिचर्ड से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। रिचर्ड जैसे ही लिखकर जवाब देता है और फिर बोलता है तो टॉम डर कर खड़ा हो जाता है। वो पूछता है तुम बोल भी सकते हो, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। रिचर्ड कहता है शैतान और मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, उसी शैतानी शक्ति ने मुझे अब तक जिंदा रखा है। टॉम उसे गले वाला सिलेंडर खोलने के लिए बोलता है। रिचर्ड पहले उससे अपना हाथ खुलवाता है और फिर अपने गले के सिलेंडर के अंदर से एक कागज का टुकड़ा निकालता है। उस पर कुछ लिखा था। टॉम उससे पूछता है आखिर तुमने क्या देखा था। रिचर्ड कहता है मशरूम लेने के बाद मेरे पास कोई आया था, एक डीमन। वो बहुत कमजोर था, हमारे बीच एक सौदा हुआ था। अगर मैं उसकी बात मान लूं तो इस आइलैंड पर सब लोग आराम से रह सकते थे, लेकिन अगर मैं सौदा ना करता तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। टॉम गुस्से में कहता है इसी वजह से मेरा बेटा इस जगह से कहीं जा नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैंने भी उस शैतान को देखा, लेकिन आखिर उसे क्या चाहिए। रिचर्ड कहता है वो बस मजबूर लोगों का फायदा उठाता है। फिर रिचर्ड पूछता है मैं अपने बच्चों की चीजें देखना चाहता हूँ। टॉम रिचर्ड को बाहर ले आता है। रिचर्ड अपने बच्चों की चीजें देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी सारा की मूर्ति को देखता है और गुस्से में उसकी आंखें फोड़ देता है। इसके बाद रिचर्ड टॉम से कहता है मुझे समंदर में ले चलो। जैसे ही मैं इस आइलैंड की सीमा पार कर लूंगा जहाँ से लोग बाहर जाने से डरते हैं, शायद मैं बूढ़ा हो जाऊं और मर जाऊं। मेरी पूरी ब्लड लाइन खत्म होते ही इस आइलैंड से ये श्राप भी खत्म हो जाएगा। विक इस प्लान के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये प्लान काम करेगी, लेकिन टॉम ये रिस्क लेना चाहता था। अगर आइलैंड के लोगों को बचाना है तो ये कोशिश तो करनी होगी। आखिर में विक मान जाता है। टॉम रिचर्ड से पूछता है बंदरगाह पर बहुत सारे लोग होंगे, क्या आप कुछ समय के लिए वापस अपने ताबूत में जा सकते हैं। रिचर्ड मान जाता है। तभी पेट्रिशा बताती है कि शेरिफ आ गया है, इसलिए उसे संभालने के लिए वो बाहर चली जाती है। वो जानबूझकर शेरिफ की गाड़ी की चाबी छीन लेती है और उसकी गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करती है ताकि वो शेरिफ को कुछ देर तक उलझा कर रख सके। शेरिफ के जाते ही टॉम, विक और रिचर्ड समंदर के बीच तक पहुंच जाते हैं। विक ज्यादा आगे नहीं जा सकता था क्योंकि उसका जन्म इसी आइलैंड पर हुआ था। अगर वो ज्यादा दूर जाता तो उसकी मौत हो सकती है, इसीलिए वो टॉम से कहता है अब आगे जो भी करना है तुम्हें ही करना होगा। दूसरी तरफ इवान अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ होता है। केली इवान से पूछती है क्या तुम्हारे डैड को कोई परेशानी है। इवान बताता है कि वो मुझे किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर शायद उन्होंने मुझे हमेशा झूठ ही बोला है। दूसरी तरफ शेरिफ पेट्रिशा को उसके घर छोड़ देता है। शेरिफ उससे पूछता है आखिर तुम और टॉम क्या कर रहे हो, पिछले 24 घंटे से किसी ने टॉम को देखा तक नहीं। पेट्रिशा कुछ भी बताने नहीं चाहती और वो कहती है अगर मैं सब बता दूंगी तो लोग डर जाएंगे। शेरिफ उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब बताओ आखिर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम टॉम को बोट पर देखते हैं। विक के कहने पर वो रिचर्ड को उसके ताबूत से बाहर आने नहीं देता। इससे रिचर्ड टॉम पर काफी गुस्सा हो जाता और उसे गालियां देने लगता है। टॉम विक से बात करने जाता है लेकिन विक इस प्लान के लिए तैयार नहीं होता। विक अपनी जवानी की एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो एक बार अपने दोस्त और उसकी बहन जेरी जो हिस्टोरिकल सोसाइटी में काम करती है उनके साथ मछली पकड़ने गया था। उस समय मौसम बहुत ही खराब था और पूरे आइलैंड पर लॉकडाउन लगा हुआ था। वो बताता है कि उनकी नाव पर किसी बहुत बड़े जीव ने हमला कर दिया था। उसके दोस्त ने कहा था कि उसने एक बहुत बड़ा टेंटाकल देखा था। विक अपनी जान बचाकर भागने लगा। तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसे लगा कि ये वही खतरनाक मॉन्स्टर होगा, लेकिन वो उसका दोस्त था। मगर विक इतना घबरा गया था कि उसने अपने दोस्त को लात मारकर अपनी जान बचाने के बारे में सोचा। इसी वजह से विक को लगता है कि रिचर्ड कभी खुद की कुर्बानी देगा ही नहीं। टॉम उसे समझाते हुए
हुए कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विक चिल्लाकर कहता है प्लीज उसे बाहर मत निकालना। टॉम कहता है लेकिन मैं तो उसे पहले ही बाहर निकाल चुका हूँ। ये सुनकर विक देखता है कि रिचर्ड टेबल पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ इवान और कैली टॉम के कमरे में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक छोटा सा लॉक किया हुआ बॉक्स मिलता है। कैली किसी तरह वो बॉक्स खोल देती है। उसके अंदर उन्हें इवान की माँ की एक फोटो मिलती है। इवान को हमेशा बताया गया था कि उससे जन्म देते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, लेकिन उस फोटो में तो उसके जन्म के बाद भी उसकी माँ उसके साथ ही थी। उधर पैट्रिशिया शेरिफ को पूरी कहानी बता देती है, लेकिन लगता है कि शेरिफ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इधर रिचर्ड खाना खा रहा था और गाना भी गा रहा था। आखिरकार वो लोग आइलैंड की सीमा यानी पेरीमीटर के पास पहुंचने वाले थे। तभी अचानक उनकी नाव को जोर का झटका लगता है। इस झटके से विक जिस छोटी नाव से वापस जाने वाला था वो रस्सी से छूटकर दूर चली जाती है। ये देखकर विक थोड़ा घबरा जाता है। वो लोग अब सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। तभी अचानक रिचर्ड उन पर हमला कर देता है। टॉम हार्पून उठाकर रिचर्ड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। रिचर्ड टॉम का गला दबाने लगता है। तभी पीछे से विक रिचर्ड के गले में रस्सी फंसा देता है। किसी तरह दोनों मिलकर उसे काबू करते हैं और वापस ताबूत में बंद कर देते हैं। इसके बाद टॉम विक को पानी में धक्का दे देता है ताकि वो सीमा के उस पार ना जा सके, क्योंकि अगर वो गया तो उसकी मौत हो सकती थी। टॉम ताबूत को कसकर पकड़ लेता है और सीमा पार कर जाता है। जैसे ही रिचर्ड सीमा के पार पहुंचता है वो एक ही पल में सूखी हुई हड्डियों का ढेर बन जाता है। इसके बाद टॉम तुरंत नाव मोड़ता है और विक को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद विक खुद जहाज पर चढ़ आता है। ये देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उनका प्लान काम कर गया था। दूसरी तरफ इवान अपनी माँ के बारे में सच्चाई जानना चाहता था। इसके बाद हम होटल के मैनेजर को देखते हैं जो एक कस्टमर को होटल से बाहर निकाल देता है। फिर कैमरा एक पेंटिंग पर जूम करता है। उस पेंटिंग में हम पानी में एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो किसी हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। अब सवाल यह है कि क्या ये छोटा बच्चा रिचर्ड का बेटा फ्रांसिस है, यानी कि उसके 5 बेटों में से एक जिंदा बच गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब रिचर्ड की ब्लड लाइन खत्म नहीं हुई, और अगर ब्लड लाइन खत्म नहीं हुई तो क्या इस आइलैंड का श्राप भी खत्म नहीं हुआ? ये तो आगे पता चलेगा। अगले दिन टॉम, पैट्रिशिया और विक एक रेस्टोरेंट में बैठे मुस्कुराते हुए टूरिस्ट को देख रहे होते हैं। अब उन्हें लग रहा था कि उनका ये आइलैंड शराब से मुक्त हो चुका है। टॉम बिल पे करता है और कहता है कि वो अपने बेटे को रेड सॉक्स टीम का मैच दिखाने ले जाने का सोच रहा है। इसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। अब वो अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने बेटे के लिए मैच की टिकट निकलवाता है। तभी रूथ उससे मिलने के लिए आती है और कहती है तुम्हारा फोन 2 दिन से बज रहा था, लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। टॉम उससे कहता है चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। दूसरी तरफ पैट्रिशिया अपने घर आती है और डिनर करने बैठती है, लेकिन उसका ऑर्डर किया हुआ खाना शायद गलत आ गया था, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है। उधर टॉम बहुत खुश होकर अपने घर आता है, लेकिन अपने बेटे इवान के पास अपना सामान देखकर घबरा जाता है। पैट्रिशिया फोन करके शिकायत करती है कि उसने कुछ और ऑर्डर किया था, लेकिन उसे कुछ और ही मिला है, मगर उसकी शिकायत रिकॉर्ड ही नहीं होती। इवान अपने पापा को फोटो दिखाकर पूछता है आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मम्मी मेरे जन्म के समय ही मर गई थी। टॉम कहता है क्योंकि यही सच है, तुम्हारे जन्म के बाद वो पहली जैसी नहीं रही। उन्हें पहले स्ट्रोक आया था, फिर उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं रही, इसलिए मुझे उन्हें मेंटल असाइलम में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि उनके आसपास रहना सुरक्षित नहीं था। और ठीक 2 साल के बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। इवान अपनी माँ की लिखे हुए एक डरावने खत को पढ़ने लगता है और मजाक में कहता है हाँ वो तो पढ़कर लग ही रहा है कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी। इधर विक जेरी से मिलने आता है और उसे पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें जेरी और उसका भाई भी थे। तभी वहाँ जेरी का पति भी आ जाता है और वो भी फोटो देखने लगता है। अचानक उनकी नजर टूटे हुए कांच पर जाती है। उन्हें लगता है कि ये बच्चों की शरारत होगी, असल में वहाँ उसी सीरियल किलर का मास्क रखा हुआ था जो अब गायब है। विक तुरंत उसी सीरियल किलर के घर जाता है और देखता है कि दरवाजा पूरी तरह टूटा हुआ था। दूसरी तरफ पैट्रिशिया घर पर अकेली होती है। तभी अचानक बाहर उसकी गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। वो बाहर जाकर उसे बंद करती है और फिर वापस घर के अंदर आ जाती है। उसे घर के एक अंधेरे कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो कोई रिस्क नहीं लेती और अंदर नहीं जाती। धीरे धीरे नीचे आने लगती है, फिर अपना टेजर निकालती है जिसमें सिर्फ 2% चार्ज बचा था। इसके बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है और ऊपर खिड़की की तरफ देखती है। तभी दरवाजे से वही सीरियल किलर निकलकर बाहर आता है। ये देखकर पैट्रिशिया चिल्लाते हुए भागने लगती है। किलर उसके पीछे भाग रहा था, इसीलिए वो लोगों के दरवाजे पीट पीट कर मदद मांगती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। आखिर में वो अपनी पुरानी क्लासमेट क्रिस के घर में घुस जाती है, जहाँ क्रिस अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। पैट्रिशिया सबको चुप रहने के लिए बोलती है, लाइट बंद कर देती और कहती है
पुलिस को कॉल करो, बूगी मैन वापस आ गया है। ये सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। एक औरत पुलिस को कॉल करती भी है लेकिन फोन का कनेक्शन कट जाता है। पैट्रिशिया उनसे कहती है पीछे का दरवाजा बंद कर दो और सारी लाइटें बंद कर दो, लेकिन क्रिस इसे सिर्फ नाटक समझती है और पैट्रिशिया पर चिल्लाने लगती है। कहती है तुम इतनी बेकार क्यों हो, तुम्हारी पार्टी फ्लॉप हो गई तो अब यहाँ हमारा समय बर्बाद करने आ गई हो, यहाँ से निकल जाओ। गुस्से में पैट्रिशिया उसे टेजर से झटका दे देती है और फिर वहाँ से बाहर निकल आती है। लेकिन जैसी वो बाहर आती है उसे अपने क्लासमेट के घर की ऊपर वाली खिड़की में वही सीरियल किलर दिखाई देता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वो घर के अंदर है, सब लोग बाहर निकलो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी किलर ऊपर से छलांग लगा देता है। पैट्रिशिया भागने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। इससे पहले कि वो किलर उस पर हमला करता, एक पैरामेडिक की गाड़ी किलर को टक्कर मार देती है। पैट्रिशिया को होश आता है लेकिन तब तक किलर भी उठ चुका था और वो एक आदमी का गला काट देता है। ये देखकर पैट्रिशिया फिर भागने लगती है। उधर टॉम अपने बेटे इवान को उसकी माँ की एक फोटो दिखाता है जिसमें कि उसकी माँ मुस्कुरा रही थी। टॉम उससे माफी मांगता है कि उसने इतने सालों तक ये सब कुछ उससे छिपा कर रखा। इवान पूछता है हम इस आइलैंड को छोड़कर क्यों नहीं जा सकते। टॉम मुस्कुराते हुए कहता है अब हम जा सकते हैं। फिर वो उसे रेड सॉक्स मैच की टिकट दिखाता है। ये मैच बॉस्टन में होने वाला था। ये देखकर इवान काफी खुश हो जाता है और अपने पापा को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ शेरिफ एक कन्वीनियंस स्टोर पर पहुंचता है। उसी समय पैट्रिशिया भी भागते भागते उसी स्टोर के पास पहुंच जाती है। तभी वो किलर को अपनी तरफ आते हुए देख लेती है। उसके टेजर में अब सिर्फ 1% चार्ज बचा था। वो जमीन पर पेट्रोल गिराने लगती है और फिर टेजर से उसमें आग लगा देती है, लेकिन किलर आग के बीच से निकलकर पैट्रिशिया की तरफ बढ़ने लगता है। तभी स्टोर का मैनेजर बाहर आता है और फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा देता है, मगर किलर उसी मैनेजर को पकड़ लेता है। शेरिफ बंदूक लेकर बाहर आता है लेकिन किलर चाकू से उस पर हमला कर देता है। इसी बीच मौका पाकर पैट्रिशिया शेरिफ की बंदूक उठा लेती और किलर को गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसके बाद किलर की लाश को हॉस्पिटल मुर्दा घर में ले जाया जाता है और उसे पूरी तरह जला दिया जाता है। पैट्रिशिया बंदूक लेकर वहीं खड़ी रहती है। जब तक कि वो अपनी आंखों से किलर की बची हुई राख नहीं देख लेती तब तक वो वहां से नहीं हटती। इधर शेरिफ हॉस्पिटल में भर्ती होता है क्योंकि किलर ने उस पर चाकू से हमला किया था। पैट्रिशिया उसे मिलने आती है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि शेरिफ की पत्नी प्रेग्नेंट है। शेरिफ उसे पूछता है आखिर बाहर ये सब क्या हो रहा है। पैट्रिशिया कहती है तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ देना चाहिए, तुम्हारे बच्चे का जन्म यहाँ नहीं होना चाहिए। शेरिफ पूछता है क्यों। दूसरी तरफ घर पर टॉम और इवान बॉस्टन जाने की प्लानिंग कर रहे थे। टॉम अपने बेटे के लिए कॉलेज भी देखने वाला था। ये सब कुछ सुनकर इवान काफी ज्यादा खुश था। तभी विक घर पहुंचता है और टॉम से कहता है शराब अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये सुनते ही टॉम अपने बेटे को लेकर फिर से चिंता में पड़ जाता है और अब मौसम भी पूरी तरह खराब हो चुका था, मतलब कि तूफान आने वाला है। अब कहानी फिर से साल 1709 के फ्लैशबैक में जाती है। सारा और रिचर्ड के बच्चे विडोज बे से बचकर भाग निकले थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बच्चों के मुंह और नाक से काले रंग का तरल निकलने लगता है। कोई अंधा हो जाता है तो कोई जोर जोर से खांसने लगता है। अचानक तेज बहाव में सबसे छोटी लड़की फ्रांसिस पानी में गिर जाती है। सारा उसे बचाने के लिए एक बक्सा पानी में फेंक देती है ताकि फ्रांसिस उसे पकड़कर बच सके। फ्रांसिस किसी तरह उस बक्से को पकड़ लेती है और उसके सहारे पानी के ऊपर टिकी रहती है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। सब लोग परेशान थे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शराब खत्म नहीं हुई। पैट्रिशिया टॉम से कहती है कि उन्हें सायरन बजाना होगा क्योंकि आइलैंड की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। ये सुनकर एक बूढ़ा आदमी कहता है साल 1883 में एक ऐसा ही भयानक तूफान आया था। पैट्रिशिया उसकी मनहूस बातें नहीं सुन सकती थी, इसलिए वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। तभी टॉम वेदर डिपार्टमेंट में फोन करता है। उसे पता चलता है कि हालात बहुत खराब हैं और मेन लैंड से कांटेक्ट 20 मिनट पहले ही टूट चुका है। पैट्रिशिया बार बार कहती रहती है सायरन बजाना होगा और सभी लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहना होगा, लेकिन टॉम ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसे डर था कि टूरिस्ट यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। टॉम बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में इधर उधर चीजें फेंकने लगता है। तभी वो एक भारी पेंटिंग निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता और वही पेंटिंग उसके ऊपर गिर जाती है। पैट्रिशिया की नजर पेंटिंग पर बनी एक चीज पर पड़ती है। उसे देखते ही वो वहाँ से भाग जाती है और टॉम की मदद भी नहीं करती। तभी ऑफिस के बाकी लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। रोजमेरी भी भारी पेंटिंग उठाने में मदद करती है लेकिन उसके कमर में तेज दर्द होने लगता है। आखिरकार सब मिलकर पेंटिंग हटा देते हैं। इसके बाद पैट्रिशिया वापस आती है और बताती है कि फ्रांसिस किसी की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी। इसका मतलब कि फ्रांसिस जिंदा बच गई थी, यानी रिचर्ड की ब्लड लाइन कभी खत्म हुई ही नहीं थी। यही वजह थी कि शराब खत्म नहीं हुई। ये सुनते ही टॉम आखिरकार सायरन बजाने का ऑर्डर दे देता है। उधर शेरिफ अपनी पत्नी की चिंता में था। वो उसे आइलैंड से बाहर भेजना चाहता था लेकिन इतने बड़े तूफान में कोई भी फेरी आने वाली नहीं थी। तभी सायरन बजने लगता है। उसकी पत्नी कहती
कहती है मुझे वापस घर ले चलो, लेकिन शेरिफ हार नहीं मानता। वो बोट के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने लगता है। तभी विक वहाँ आता है और पूछता है तुम कर क्या रहे हो। शेरिफ कहता है मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, मुझे बोट चलानी आती है। विक कहता है तुम इस भयानक तूफान में 40 मील कैसे पार करोगे। शेरिफ कहता है वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे का जन्म इसी आइलैंड में हो। विक उसकी बात समझता है लेकिन कहता है तुम इतनी छोटी बोट से मेन लैंड तक पहुंचना नामुमकिन है। इधर पूरे शहर में अनाउंसमेंट होने लगता है। बेसमेंट वाले शेल्टर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। शहर के लोग और टूरिस्ट वहां जाकर छिपने लगते हैं। टॉम अपने बेटे ईवान को गले लगाता है और उसे भी शेल्टर के अंदर भेज देता है। लेकिन तभी एक परेशानी खड़ी हो जाती है। जनरेटर बंद हो चुका था। इमरजेंसी लाइट सिर्फ बैटरी पर चल रही थी और वो भी मुश्किल से आधे घंटे तक चल ही सकती थी। इसके बाद पूरे शेल्टर में अंधेरा हो जाता है। टॉम लाइट हाउस में काम करने वाले गैरेट को रेडियो पर कांटेक्ट करता है। वो उससे कहता है कि उसे उसका स्टार्टर चाहिए क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। लेकिन तूफान की वजह से रेडियो ठीक से काम नहीं कर रहा था। आखिरकार टॉम खुद लाइट हाउस जाने का फैसला करता है। तभी वहाँ शेरिफ और उसकी पत्नी भी पहुंच जाते हैं। उधर विक रोजमेरी से मिलने जाता है। वो उसे सारा की जर्नल देता है और कहता है कि उसके लिए एक जरूरी काम करना होगा। उधर टॉम भारी बारिश और तूफान के बीच लाइट हाउस पहुंचता है, लेकिन वहां पर गैरेट नहीं होता। असल में गैरेट टाउन हॉल पहुंच चुका था और स्टार्टर भी उसी के पास था, यानी कि टॉम बेकार में ही लाइट हाउस तक आ गया था। तभी उसकी नजर बाहर बने एक भयानक बवंडर पर पड़ती है। वो तुरंत टाउन हॉल की तरफ लौटने लगता है। इसी बीच टॉड को आने में काफी देर हो जाती है। तभी वो उस भयानक बवंडर की चपेट में आ जाता है और हवा में उड़ जाता है। टॉम कुछ कर भी नहीं पाता। वो तुरंत अंदर भाग जाता है। जब टॉम शेल्टर में पहुंचता है तब पता चलता है कि रूथ अभी तक नहीं आई। वो अब भी अपने घर में बिल्कुल अकेली है। उधर विक और रोजमेरी को आखिर में पता चल जाता है कि रिचर्ड वैरेन का आखिर में कौन सा ब्लड लाइन जिंदा है। रोजमेरी लंबा चौड़ा समझाने लगती है, जिससे वहां बैठे बाकी तीनों लोग बेचैन होने लगते हैं। आखिर में रोजमेरी बताती है कि रिचर्ड की ब्लड लाइन का आखिरी इंसान बिल्कुल अकेला है। उसका कोई परिवार नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है और वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। रिचर्ड की ब्लड लाइन की आखिरी बची हुई इंसान कोई और नहीं बल्कि रूथ है। टॉम चाहता है कि रूथ को बाहर ही मरने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन पेट्रिशिया उसे याद दिलाती है कि रूथ बचपन में उनके लिए बर्थडे केक्स बनाया करती थी और ईवन की भी तो देखभाल करती थी। वो पूछती है तुम रूथ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। टॉम कहता है कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन बहुत लोगों की जान खतरे में है, जिनमें मेरा बेटा भी शामिल है। पेट्रिशिया गुस्से में पूछती है तो क्या इससे किसी का मर्डर करना सही हो जाएगा। विक इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है सिर के पीछे गोली मार देंगे, उससे ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। लेकिन पेट्रिशिया अब भी इसके लिए तैयार नहीं थी। विक कहता है रूथ बूढ़ी हो चुकी है, उसने अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी ली है। पेट्रिशिया जवाब देती है बूढ़े तो तुम भी हो चुके हो। तभी फोन बजता है। वेदर डिपार्टमेंट वाला मिच का फोन आया था, लेकिन तूफान की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं देता। विक जोर से कहता है अब जो भी करना है जल्दी करना होगा, ये काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन टॉम कहता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पेट्रिशिया घबरा कर पूछती है तो फिर तुम क्या करने वाले हो। टॉम बिना कुछ बोले टाउन हॉल से बाहर चला जाता है। टॉम रूथ की मेडिकल रिपोर्ट ढूंढकर निकालता है। उसमें लिखा होता है कि डॉक्टर ने उसे ऑक्सीकोडोन और डायजेपम एक साथ लेने से मना किया था। टॉम गाड़ी चलाते हुए रूथ के घर के बाहर पहुंच जाता है। पेट्रिशिया बार बार रेडियो पर उसे समझाते रहती है कि दोबारा सोच ले और कोई गलत कदम ना उठाए। टॉम बस इतना ही कहता है लोगों को शेल्टर में ही रखना और मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर वो रूथ के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वो अंदर चला जाता है। रूथ उस समय हेडफोन्स लगाकर एक्सरसाइज कर रही थी। टॉम को देखकर वो समझ जाती है कि वो उसे शेल्टर ले जाने के लिए आया था। वो मुस्कुराते हुए कहती है मुझे लगा सब लोग मुझे भूल जाएंगे। फिर वो अपना सामान पैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन टॉम उसे रोकते हुए कहता है वैसे बाहर रास्ते पर पानी भर चुका है तो क्यों ना हम यहीं रुकें। रूथ हंसते हुए उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ टाउन हॉल में पेट्रिशिया और विक सप्लाईज का हिसाब रख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ 137 लोग इकट्ठा हो चुके थे। रोजमेरी दोनों को बताती है कि सुना है लोग कह रहे हैं कि शेल्टर के अंदर जाना नहीं चाहिए क्योंकि शायद अंदर कोई भूत है। लेकिन पेट्रिशिया उसे वहां से जाने के लिए कह देती है क्योंकि ये सब सुनकर उसकी टेंशन और बढ़ रही थी। उधर शेरिफ अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास दिखाता है। डॉक्टर बताते हैं अभी हालत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डॉक्टर शेरिफ को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं बच्चा आज ही पैदा हो जाएगा। शेरिफ कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर शेरिफ और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा इस आइलैंड में पैदा हो। उधर रूथ टॉम के लिए चाय बनाने लगती है और अपनी रूटीन के बारे में बताने लगती है। वो कहती है वो हर
दिन इतनी बिजी रहती है और आजकल कहानियां लिखना पसंद करती है। टॉम वॉशरूम में जाकर पैट्रिशा को रेडियो करता है और पूछता है क्या उसका बेटा ठीक है, लेकिन सिग्नल बहुत ज्यादा कमजोर था। तभी उसकी नजर शेल्फ पर रखी दोनों दवाइयों पर पड़ती है जिनका जिक्र मेडिकल रिपोर्ट में था। इसके बाद रूथ टॉम को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है क्योंकि टॉम पहली बार उसके घर पर आया था। उधर शेल्टर में पैट्रिशिया लोगों को चादरें बांट रही होती है। तभी चादरों के बीच में उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा था, अगर तुम ये सब पढ़ रही हो तो मैं पहले ही मर चुका हूँ। शेरिफ पैट्रिशिया से कहता है टॉम कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, लेकिन पैट्रिशिया झूठ बोल देती है, मुझे नहीं पता। इवन अपनी गर्लफ्रेंड कैली के साथ होता है। तभी उसका एक दोस्त आकर बताता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया है। इसके बाद सभी दोस्त शेल्टर के और अंदर जाते हैं और उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। उधर डेल लोगों का ध्यान बटाने के लिए गेम्स ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक कमरे में जाता है और उसे वहाँ एक पुरानी वीडियो रील मिलती है। उस रील में शहर के पुराने मेयर का वीडियो था। उधर रूथ टॉम को एक कमरे में लेकर जाती है और कहती है जब भी तुम्हारा बेटा आता था वो इसी कमरे में रहता था। वहाँ एक गाड़ी की फोटो लगी होती है और एक इमरजेंसी लैडर भी रखी होती है। फिर रूथ पुरानी एल्बम खोलती है और अपने परिवारों की तस्वीर दिखाने लगती है। वो पुराने मेयर और फादर की तस्वीरें भी दिखाती है जिनके साथ वो पहले काम करती थी, लेकिन अब वो सभी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। रूथ कहती है यही दुनिया का नियम है, सबको एक दिन आना है और एक दिन जाना है। टॉम कहता है और अगर ये सब खत्म हो जाए तो? रूथ पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है? टॉम समझाते हुए कहता है अगर तुम्हारी वजह से यहाँ बहुत बड़ा बदलाव आ जाए तो क्या तुम वो करोगी? फिर वो पूछता है क्या तुम कुछ लोगों को बचाने के लिए किसी एक इंसान को मार सकती हो? रूथ तुरंत कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेगी, वो कभी भी किसी की जान नहीं ले सकती। वो कहती है ये जिंदगी है, जिंदगी में बुरी चीजें होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की जान ले लें, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। फिर रूथ इमोशनल होकर टॉम से कहती है मैं हमेशा तुम्हारे लिए परेशान रहती थी क्योंकि तुम इस शहर को कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ऐसा होना मुमकिन है ही नहीं। तुम्हें तो बस इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तभी टॉम की नजर एक ब्रूच पिन पर पड़ती है जो असल में फ्रांसिस की थी। जब रूथ फोटो देखने में बिजी होती है तो टॉम दोनों दवाइयों को पीसकर कॉफी में मिला देता है और रूथ को दे देता है। इधर शेल्टर में खाना बांटा जा रहा था, लेकिन लगभग सभी लोगों का खाना पूरी तरह खराब हो चुका था। वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। शेरिफ की पत्नी की हालत भी अब थोड़ी और सीरियस हो गई थी। तभी पैट्रिशिया और रोजमेरी खाना और पानी लेकर अंदर आती हैं। शेरिफ सवाल पूछने लगता है कि आखिर टॉम कहाँ है और आखिर चल क्या रहा है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। शेरिफ फिर पैट्रिशा से पूछता है कि आखिर टॉम क्या करना चाहता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी से मिलने जाता और कहता है कि उसे थोड़ा काम है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। इसके साथ ही वो डॉक्टर से भी कह देता है कि किसी को अंदर आने मत देना। उधर रूथ के घर पर टॉम अपनी पत्नी को याद करने लगता है। वो कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद उसने टूरिस्ट के लिए यह शहर खोल दिया और अब यहाँ जो भी होगा उसके जिम्मेदार वही होगा। तभी वो देखता है कि रूथ एकदम शांत पड़ चुकी थी। अचानक उसे होश आ जाता है और वो फिर से बातें करने लगती है। दूसरी तरफ इवन और उसके दोस्त शेल्टर के अंदर एक सुरंग ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर जाने लगते हैं। इवन नहीं जाना चाहता था, लेकिन केली उसे किस करती है और उसे अंदर ले जाती है। अंदर उन्हें एक चेयर मिलता है जिस पर केली हंसते हुए बैठ जाती है। शेल्टर के अंदर सभी लोग चिल्ला रहे थे, कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उधर डेल पुराने वीडियो देखने में बिजी था। उसमें बताया जाता है कि शहर को बचाने के लिए हमेशा किसी की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये सब देखकर डेल पूरी तरह हैरान रह जाता है कि उनके शहर का इतिहास इतना खतरनाक हो सकता है। तभी अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। पैट्रिशिया फ्लैशलाइट जलाती है और सभी को शांत करते हुए कहती है हम सबको शांत रहना होगा, अगर हम शांत रहेंगे तभी बच पाएंगे। उसी समय डेल डर से कांपते हुए बाहर निकलता और चिल्लाकर कहता है ये जगह एक डेथ ट्रैप है, भागो। ये सुनते ही फिर से वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। टॉम पैट्रिशिया को रेडियो करता है, लेकिन उसे सिर्फ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें ही सुनाई देती हैं। वो नीचे आता है तो रूथ फिर से बेहोश पड़ी दिखाई देती है। इसलिए टॉम तकिया उठा लेता है ताकि वो उस बूढ़ी औरत को मार सके, लेकिन तभी रूथ को फिर से होश आ जाता है। फिर वो बातें करने लगती है और अपने परिवार के बारे में बताने लगती है। वो कहती है जब वो 40 साल की थी तब उसका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर था। उस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सुनकर टॉम घबरा जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रूथ अकेली है। रूथ आगे बताती है कि उस समय उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बेटी उस आदमी को दे दी थी ताकि वो उसे अपनी बेटी की तरह पाल सके। वो कहती है मैंने अपनी बेटी को बड़े होते हुए देखा, उसे बहुत प्यार मिला। टॉम पूछता है वो कौन थी? रूथ कहती है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी को हमेशा देखती रहती थी। मैं उसे काम पर जाते हुए देखती थी और मैंने देखा कि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। टॉम हैरान होकर पूछता है क्या मतलब? रूथ कहती है तुम्हारी पत्नी? फेरी में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं उससे मिलने जाया
करती थी। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं उसकी सीक्रेट मदर हूँ। टॉम एकदम हैरान था और वो ये सब मानने से इनकार कर देता है। रूथ आगे कहती है, मैं तो 84 साल की हो चुकी हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी काम पर क्यों आती हूँ? मैं तो बस अपने पोते से मिलना चाहती थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब कहकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे दिल का बोझ उतर गया हो। लेकिन टॉम पर तो जैसे सच का बॉम्ब फूट चुका था। इसका मतलब साफ था कि शराब खत्म करने के लिए रूथ को नहीं बल्कि उसके बेटे इवान को मारना पड़ेगा। जैसे ही रूथ कॉफी पीने वाली होती है, टॉम तुरंत कप गिरा देता है। सच जाने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और रूथ को गले लगा लेता है। लेकिन तभी शरीफ वहां पहुंच जाता है। पैट्रिशा से पूरा सच जानने के बाद वो बिना एक पल गवाए गोली चला देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा एक श्रापित जगह पर जन्म ले। टॉम रोने लगता है क्योंकि उसे लगा था कि रूथ मर चुकी है। वो चिल्लाकर कहता है ये आखिरी डिसेंडेंट नहीं थी, लेकिन ये बोलकर उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। शेरिफ तुरंत पूछता है तो फिर कौन है, और वो टॉम पर बंदूक तान देता है। टॉम झूठ बोलता है, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ जेनिटर इवान और उसके दोस्तों से कहता है कि वापस शेल्टर में चले, लेकिन जाते जाते वो जेनिटर को उसी कमरे में बंद कर देते हैं। इवान दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंदर से जेनिटर के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। इसके तुरंत बाद शेरिफ और टॉम देखते हैं कि बाहर तूफान की बिजली की गरजने की आवाज अचानक बंद हो गई थी। तभी रूथ का पैर हिलता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा थी और उसे गोली नहीं लगी थी। उधर शेल्टर में बिजली वापस आ जाती है। सब लोग बाहर निकलते हैं। बाहर सब कुछ शांत देखकर उन्हें लगता है शायद टॉम और शेरिफ ने काम पूरा कर दिया होगा। इवान अभी भी उस दरवाजे के बाहर खड़ा था। अचानक दरवाजा अपने आप अनलॉक हो जाता है। इवान अंदर जाता है और देखता है कि वो भयानक बड़ा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, लेकिन जेनिटर वहां से गायब था। ये देखकर इवान डर जाता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह टॉम फ्रांसिस का ब्रूच पिन समंदर में फेंक देता है। फिर वो मुस्कुराते हुए अपने बेटे इवान की तरफ देखता है, लेकिन तभी अचानक चर्च का घंटा 8 बार बजता है। ये सुनकर टॉम घबरा जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि अब शैतान को शांत करने के लिए अब उन्हें 8 लोगों की कुर्बानी देनी होगी। एक इंसान की कुर्बानी से शैतान शांत तो हो गया, लेकिन शराब खत्म नहीं हुआ। यानी कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, कहानी अभी भी बाकी है। खैर, इसी के साथ विडोज बे सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।